Now today's we are discussing about the new topic and the topic is the immunopathological techniques। और इसमें हम स्टडी करेंगे एलर्जिक टेस्ट के बारे में, जिसमें सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट होते हैं। सिंगल इंट्राडर्मल में हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट करते हैं, जॉनिन टेस्ट करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डबल इंट्राडर्मल टेस्ट, देन कंपेरेटिव टेस्ट और मेलिन टेस्ट। मेलिन टेस्ट भी जो है इंट्रा पाल्पेब्रल वगैरह करते हैं। अब इसके बाद एलर्जिक टेस्ट के बाद हम बात करेंगे इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक के बारे में, जिसमें डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड आती है। देन इम्यूनोपेरोक्सिडेस टेक्निक के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, देन डिटेक्शन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पेरोक्सिडेज एंटी पेरोक्सिडेज मेथड के बारे में, देन एविडिन बायोटिन टेक्निक के बारे में। इसमें जो है एंजाइम लेबल्ड एविडिन बायोटिन मेथड्स आती हैं, ब्रिज्ड एविडिन बायोटिन मेथड आती हैं, एविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स ऐसे आता है। इसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की। सो इतने टॉपिक्स हम जो हैं इसमें कवर करेंगे। तो एलर्जिक टेस्ट क्या होते हैं, जिसमें जब हम स्किन में कोई एलर्जन इंट्रोड्यूस करते हैं और एनिमल ऐसा होना चाहिए जो पहले से ही सेंसिटाइज्ड हो, दैट इज़ प्रीवियसली सेंसिटाइज्ड। तो ऐसे में जो एलर्जन होते हैं वो एक हॉट पेनफुल स्वेलिंग देते हैं, और ये टाइम होता है लगभग 2 से 3 दिन के अंदर अंदर। जहाँ पर भी हमने इंजेक्शन लगाया है स्किन में, उस इंजेक्शन साइट पर ये स्वेलिंग देते हैं, पेनफुल होती है और हॉट होती है। तो इस टाइप की जो स्वेलिंग होती है ये 2 से 3 दिन में आती है। हिस्टोपैथोलॉजिकली देखें हम तो इसमें जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स हैं उसका इन्फिल्ट्रेशन होता है। मोनोन्यूक्लियर सेल्स कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। और ये एलर्जिक टेस्ट जो होता है ये क्रोनिक डिसीज़ डायग्नोसिस में हम करते हैं। तो मैंने जैसा अभी आपको बताया कि 2 से 3 दिन लगते हैं, तो 2 से 3 दिन लगने वाली जो डिसीज़ होती हैं वो हैं जैसे ट्यूबरक्लोसिस, पैराट्यूबरक्लोसिस और ग्लैंडर। ये 3 डिसीज़ ऐसी हैं जो कि क्रोनिक डिसीज़ेस हैं, और इनका अगर हमें डिटेक्शन करना है विद द हेल्प ऑफ दिस एलर्जिक टेस्ट, तो इसमें जो स्किन एलर्जन हम यूज़ करते हैं उससे जो इंड्यूरेटेड स्वेलिंग्स आती हैं ये 2 से 3 दिन लगाती हैं। नॉर्मली जो एलर्जन होते हैं, सपोज़ कीजिए आप पॉलन ग्रेन्स के प्रेजेंस में आए होंगे, या फिर घर में जो हमारे यहाँ बघार लगता है उसके प्रेजेंस में आए होंगे, तो इमीडिएट रिएक्शन भी होती है। वो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी के कारण होती है, जिसमें मास्ट सेल से ग्रेनुलोसाइट से रिलीज़ होते हैं, ग्रेन्यूल से रिलीज़ होते हैं, हिस्टामिन्स वगैरह रिलीज़ होते हैं। तो ये वो वाली एलर्जी नहीं है। तो इस टाइप की जो एलर्जी है इसको हम कहते हैं डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। और ये जो डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है ये टाइप 4th हाइपर सेंसिटिविटी में आती है। तो पैराट्यूबरक्लोसिस के डिटेक्शन में, जिसको हम जॉनिन्स डिसीज़ भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के डिटेक्शन में और ग्लैंडर्स डिटेक्शन में अभी तक इसका यूज़ किया जाता है। जो नॉर्मली इस डिलेड टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं वो है टी लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस। ये मेनली 2 सेल्स होती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बी लिम्फोसाइट्स हैं और बेसोफिल्स हैं, ये भी कहीं ना कहीं इसमें रोल प्ले करती हैं। अब ये एलर्जन बनाया कैसे जाए। एलर्जन बनाने के लिए सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज़म होता है उसका कल्चर किया जाता है, और कल्चर करने के बाद उसकी किलिंग की जाती है। जो किलिंग होती है वो या तो टेम्परेचर बेस्ड किलिंग हो सकती है, या फिर फॉर्मेल्डिहाइड बेस्ड किलिंग हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये जो किल्ड मटेरियल होता है इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्गेनिज़म हम नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का ऑर्गेनिज़म लेते हैं, तो इससे जो एलर्जन हमको मिलता है इस पूरी मेथड में उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलिन। ऐसे ही जैसे पैराट्यूबरक्लोसिस में जो जॉन्स डिसीज़ को हम कहते हैं, तो इसमें जो हमें एलर्जन हम इस मेथड से जब बनाते हैं तो इसको हम कहते हैं जॉनिन। और जैसे ग्लैंडर डिसीज़ होती है बर्खोल्डेरिया मिलियाई से, तो इसलिए इसके जो हमें ये एलर्जन जो मिलता है इस मेथड से इसको हम बोलते हैं मेलिन। पर अभी ये हो गया है कि हम इस टाइप की किलिंग मेथड, कल्चर मेथड यूज़ नहीं करते। नॉर्मली इसके कुछ प्योरीफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स आ गए हैं। तो स्पेशल प्रोटीन प्योरीफाइड डेरिवेटिव्स जो होते हैं
ये डेरिवेटिव्स अब यूज़ किए जाते हैं क्योंकि इसमें हम पुरानी मेथड जो रहती थी उसमें बैक्टीरिया का सेल वॉल आ गई, बैक्टीरिया की न्यूक्लिक एसिड आ गए, तो बैक्टीरिया के जो डिफरेंट टेकोइक एसिड्स है, माइकोबैक्टीरियम का जो माइकोलिक एसिड है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती थी। तो इसके कारण प्रॉब्लम ये आती थी कि डिफरेंट टाइप के एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते थे, नॉन स्पेसिफिक एलर्जिक रिस्पॉन्स भी देखने को मिलते थे। इसीलिए अब जो है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स यानी पीपीडी का यूज़ किया जाता है। और ये पीपीडी जो होते हैं ये ट्यूबरक्लिन, जॉनिन और मेलिन के अगेंस्ट जो है अब हमारे इंडिया में IVRI यानी कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में, और साथ में सेंट्रल वेटनरी लेबोरेटरी, मतलब इंडिया में देखा जाए तो IVRI बनाता है, और जो यूके है यहाँ पर वेब्रिज में सेंट्रल वेटनरी लेबोरेटरी है, यहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन होता है। सेंट्रल CVL ये वेब्रिज में है यूके में। अब हम बात करते हैं टेक्निक्स की। तो जब हम सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट करते हैं और दूसरा हम एक कंपेरेटिव इंट्राडर्मल टेस्ट करते हैं, और ये जो दोनों टेस्ट हैं CID और SID, ये दोनों टेस्ट किए जाते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एंड जॉन्स डिसीज़। बाकी मैंने जो मेलिन के बारे में आपको ग्लैंडर्स डिसीज़ का जो बताया वो इंट्रा पाल्पेब्रल होता है, तो उसकी मैं अलग से डिस्कशन करूँगा। अब यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं सिंगल इंट्राडर्मल यानी SID टेस्ट की, जो कि इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये ट्यूबरक्लिन टेस्ट होता है एक, और जॉन्स डिसीज़ के लिए जॉनिन टेस्ट होता है। तो ये कैसे करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। तो जो ट्यूबरक्लिन टेस्ट है इसमें क्या करते हैं कि अगर एनिमल्स, मतलब दोनों टाइप के एनिमल्स में करते हैं, एनिमल्स में भी करते हैं, बर्ड्स में भी करते हैं। एनिमल्स में हम करते हैं बोवाइंस में, तो बोवाइन की नेक में लगाया जाता है। अगर पिग में करना हो तो पिग की ईयर में लगाया जाता है, और अगर बर्ड्स में कर रहे हैं तो बर्ड्स की वेटल में लगाया जाता है। तो ये जो PPD है ये केवल 0.1 ml लिया जाता है, इसमें 0.1 ml ट्यूबरक्लिन होता है, और इसको हम इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले जो है बोवाइंस के केस में ही बात कर रहे हैं। तो बोवाइन की मिडिल पोर्शन ऑफ नेक लेंगे हम, जहाँ पर हम 0.1 ml इंट्राडर्मली ट्यूबरक्लिन इंजेक्ट करते हैं। इसके पहले हम जो साइट है उसको क्लीन करेंगे, उसकी शेविंग करेंगे, और उसकी थिकनेस जो होती है वो वर्नियर कैलिपर से मेज़र करते हैं। मेज़र करने के बाद में जब हम यहाँ इंट्राडर्मली इंजेक्ट करते हैं तो 72 आवर्स के बाद में हमें रेड, हॉट और पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो अगर ये स्वेलिंग 4 mm या उससे ज़्यादा हो जाए तो आप ही समझें कि ये पॉजिटिव है, और अगर 4 mm से कम रहे तो आप ही समझें कि नेगेटिव है। तो ये जो टेस्ट होता है इट इज़ पॉजिटिव इन केस ऑफ अगर बोवाइंस वगैरह में ट्यूबरक्लोसिस है तो ही पॉजिटिव आएगा, अदरवाइज़ 3 दिन के बाद में आप देखेंगे तो कोई स्वेलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो दैट इज़ द नेगेटिव, है ना, यानी कि उस कैटल को किसी भी टाइप का ट्यूबरक्लोसिस नहीं है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं जॉनिन टेस्ट की। तो जॉनिन टेस्ट में क्या करते हैं, जैसे हमने ट्यूबरकुलिन टेस्ट में किया वैसे ही जॉनिन टेस्ट में करना है। जॉनिन टेस्ट जो है बोवाइंस में किया जाता है, जिसमें 0.1 ml इंट्राडर्मली हम जो PPD है वो फ्रैक्शन इंजेक्ट करेंगे, और इसको हम सर्वाइकल रीजन में इंजेक्ट करते हैं। और ऐसा तब करते हैं जब हम ट्यूबरकुलिन और जॉनिन दोनों एक साथ टेस्ट लगा रहे हों। और अगर ऐसा भी कर सकते हैं कि नेक के एक साइड हम जो है ट्यूबरक्लिन लगाएं और नेक के दूसरे साइड जो है हम जॉनिन लगाएं। तो ऐसा करने पर हमें आफ्टर 3 days 5 mm की थिकनेस मिलेगी। आप चाहें तो एक कंट्रोल भी लगा सकते हैं जिसमें आप स्टेराइल वाटर लगा सकते हैं, और दूसरे साइड पे आप जो है जॉनिन टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो आपको ये देखने को मिलेगा, पहले आप वर्नियर कैलिपर से मेज़र कर लें। 72 आवर्स के बाद आपको देखने को मिलेगा देर इज़ हॉट पेनफुल स्वेलिंग, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा 5 mm से अधिक अगर थिकनेस है तो आपको 5 mm से अधिक थिकनेस स्किन फोल्ड की देखने को मिलेगी। तो इन टेस्ट को हम एकदम सडनली पॉजिटिव नहीं कहते हैं। हम क्या करते हैं, हम आफ्टर 2 months वापस से कंपेरेटिव टेस्ट लगाते हैं, और कंपेरेटिव टेस्ट के बारे में मैं वापस से आपसे जो है आगे डिस्कस करूँगा।
तो दूसरा, अब इसमें दूसरी जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या है? ड्रॉबैक्स ये है कि जैसे मान लीजिए अगर एनिमल सफ़र करता है माइकोबैक्टीरियम बोविस से, या माइकोबैक्टीरियम एवियम से, या माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, या माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस से, तो ये हर कंडीशन में स्वेलिंग बताएगा, हर कंडीशन में पॉजिटिव बताएगा। ये डिटेक्ट नहीं करता कि स्पीशीज़ स्पेसिफिक कौन सा है, क्या एनिमल को माइकोबैक्टीरियम बोविस का इन्फेक्शन है या माइकोबैक्टीरियम पैराट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है, ये नहीं बताएगा। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये जो टेस्ट होते हैं ये नहीं बताते हैं कि ये अर्ली स्टेज में आ गए हैं या अभी इसकी स्टेज लेट हो गई है, मतलब क्रोनिक स्टेज में चले गए हैं, तो ये डिटेक्शन नहीं हो पाता। पर इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि बहुत लेस एक्सपेंसिव है, ये बहुत कम खर्चे में ये हो जाता है। तो जो डिसीज़ है, जो डायग्नोसिस है, वो बहुत कम खर्चे में होने वाली टेस्ट है। इसमें हम 0.1 ml ही जो पीपीडी है वो लगाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस आते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डबल इंट्राडर्मल टेस्ट की। तो अगर हम जो सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट समझ पाए हैं, तो डबल इंट्राडर्मल टेस्ट और भी इजी होता है, क्योंकि हमने मान लीजिए एनिमल है उसको सेंसिटाइज कर दिया पहली बार में, पर हमें जो है उसका डायग्नोसिस जो है उसको देख करके आपको रिज़ल्ट देना है। तो कितनी बार कन्फ्यूज़न रहता है, तो ऐसे में हम डबल इंट्राडर्मल टेस्ट करते हैं, जिसमें आफ्टर 7 डेज़ दोबारा हम इस टेस्ट को करते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि हम अब 72 आवर्स का यानी 3 दिन का वेट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एनिमल सेंसिटाइज हम कर चुके हैं, इसलिए हम दूसरी बार की विज़िट में केवल 24 आवर्स का ही वेट करेंगे। और आफ्टर 24 आवर्स सेम साइट पर हम इंजेक्शन अगर लगाते हैं, सेम साइट पर अगर हम इंट्राडर्मल इनॉकुलेशन करते हैं, तो आफ्टर 24 आवर्स ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर 5 mm की एक स्वेलिंग होगी, पेनफुल होगी, इंडिरेटेड होगी, सब कुछ वही होगा। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि इसमें लगभग 3 विज़िट लगेगी, यानी कि पहली बार की विज़िट में आप SID लगाएंगे, फिर 7 डेज़ बाद SID लगाएंगे, फिर SID लगा के आप टेस्ट करके चले जाएंगे और मेज़र करके चले जाएंगे, दूसरी विज़िट होगी। तीसरी विज़िट में आप 7 दिन बाद दोबारा आ रहे हैं, तीसरी विज़िट, फिर इसका रिज़ल्ट देखने के लिए आप फिर आ रहे हैं, चौथी विज़िट। तो लगभग आपको जो है इसमें 4-5 विज़िट करना पड़ रही है, बस यही एक प्रॉब्लम है इसमें सबसे बड़ी। और आपकी विज़िट भी हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो जाए, आना जाना बहुत ज़्यादा हो जाए और ये इम्प्रैक्टिकेबल होता है। लेकिन ये जो डबल इंट्राडर्मल टेस्ट है, ये सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट से काफ़ी एक्यूरेट होता है और इसका रिज़ल्ट भी काफ़ी एक्यूरेट होता है। अगर आपको 5 mm की स्वेलिंग नहीं मिलती है सेकेंड टाइम के इनॉकुलेशन पे, यानी आफ्टर 7 डेज़ इनॉकुलेशन पे, तो आप ये देख लीजिए कि ये जो एनिमल है नेगेटिव है, और आप उसको डिक्लेयर कर दीजिए कि एनिमल नेगेटिव है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कंपैरेटिव टेस्ट की। तो कंपैरेटिव टेस्ट में क्या करते हैं? कंपैरेटिव टेस्ट में हम कंपैरिजन करते हैं दो माइकोबैक्टीरियम का एक ही एनिमल में। मान लीजिए एक एनिमल को आपको ये डिटेक्ट करना है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन है या माइकोबैक्टीरियम एवियम का इन्फेक्शन है, तो आप क्या करेंगे? आप दो अलग अलग टाइप के पीपीडी लगाएंगे, और ये पीपीडी जो होते हैं नेक में 10 से 15 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे लगाएंगे। 10 से 15 सेंटीमीटर पहले एक लगा देंगे, 10 से 15 सेंटीमीटर अपार्ट दूसरा लगाएंगे, है ना? तो इसमें हम बोवाइंस के केस में मेमेलियन और एवियन दोनों टाइप की ट्यूबरकुलिन लगा देंगे, और लगा करके वर्नियर कैलिपर से मेज़रमेंट करके, मतलब आप सबसे पहले स्किन क्लियर करेंगे, स्किन क्लियर करके आप जो है शेविंग वगैरह सब करके वर्नियर कैलिपर से मेज़र करके 72 आवर्स के बाद आप वापस आएंगे। और अगर मान लीजिए आपको मेमेलियन साइड में थिकनेस मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि एनिमल जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है। अगर आपको एवियन ट्यूबरकुलिन वाले रीजन में स्वेलिंग मिलती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एनिमल या तो जॉन्स डिसीज से अफेक्टेड है, या फिर जो एवियन ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है, और या फिर एनिमल जो है स्किन ट्यूबरक्लोसिस से अफेक्टेड है। तो 3 जो है आपके डायग्नोसिस हो सकती है इन केस ऑफ एवियन ट्यूबरक्लोसिस। तो एवियन ट्यूबरकुलिन जो होता है वो साइट पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी इस केस में। तो इस टाइप से हम कंपैरेटिव टेस्ट लगा सकते हैं। तो ये जो हमने अभी यहाँ डिस्कस किया जॉनिन टेस्ट और साथ में ट्यूबरकुलिन टेस्ट, तो इन टेस्ट में ये ध्यान रखना होता है कि एक बार टेस्ट लगाने के बाद लगभग
जो सेकेंड बार हम वापस से, क्योंकि ये रूटीन स्क्रीनिंग है, ये ऐसी नहीं है कि एक बार आपने सिंगल स्क्रीनिंग कर दी, एनिमल का रूटीन स्क्रीनिंग करना पड़ता है। तो सेकेंड टाइम जब आप रूटीन स्क्रीनिंग के लिए जाते हैं तो लगभग 2 महीने का गैप होना चाहिए, तो 2 मंथ ऑफ इलेप्स होना चाहिए। साथ में दूसरा ये है कि इसमें कभी कभी हमें फ़ाल्स पॉजिटिव या फ़ाल्स नेगेटिव रिज़ल्ट भी मिलते हैं। तो अब हम चेक करेंगे कि फ़ाल्स नेगेटिव रिज़ल्ट कब मिलते हैं। फ़ाल्स नेगेटिव रिज़ल्ट मिलते हैं इन अर्ली स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ ही है और काफ़ी अर्ली स्टेज में है, तो ऐसे में हमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अर्ली स्टेज में न्यूट्रोफिल्स वगैरह एक्टिवेटेड रहते हैं, तो मैक्रोफेज अभी एक्टिवेटेड हुए ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा रिजल्ट नेगेटिव हो जाएगा, जबकि एनिमल पॉजिटिव था। दूसरा है कि जो 6 वीक्स ऑफ इन्फेक्शन भी अगर होता है, तो 6 वीक्स से अगर कम इन्फेक्शन है, एनिमल इन्फेक्ट हुआ ही है, मान लीजिए चौथे वीक में चल रहा है, एक आध महीना ही हुआ है, पाँचवा महीना ही चल रहा है या छठा महीना ही चल रहा है, तो भी एनिमल नेगेटिव शो करेगा, क्योंकि आफ्टर 6 वीक्स से ही इन्फेक्शन पॉजिटिव दिखता है। लेट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन, जब बहुत क्रोनिक इन्फेक्शन हो चुका होता है, तब लेट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन में मैक्रोफेज में ऑलरेडी हमारे जो बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो इम्यून सिस्टम को काफ़ी डिमिनिश कर देते हैं, है ना, उसका सबवर्जन कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में लेट स्टेज में भी हमें नेगेटिव मिलेगा। इन ओल्ड एनिमल्स में इम्यून सिस्टम इतना प्रोवॉक हो नहीं पाता है, तो ओल्ड एनिमल्स में भी हमको मिलेगा नेगेटिव रिजल्ट। टेस्ट कैरिड आउट जस्ट आफ्टर पार्चुरेशन। आफ्टर पार्चुरेशन क्या होता है, इम्यून सिस्टम बहुत डाउन होता है, तो एनिमल जो है इस टाइप का रिएक्शन शो नहीं कर पाएगा, है ना, जो डिलेट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी हम यहाँ चेक कर रहे हैं। तो ऐसे में आफ्टर पार्चुरेशन भी नेगेटिव रिजल्ट हो जाएगा, जबकि होना चाहिए था पॉजिटिव अगर एनिमल इन्फेक्टेड है तो। देन है विद इन 60 डेज ऑफ ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अगर आप एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट लगा चुके हैं और आप 60 दिन के अंदर अंदर, मतलब 2 महीने का गैप नहीं दिया आपने, और दोबारा से आप ट्यूबरकुलिन टेस्ट लगा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो टेस्ट रिजल्ट रहेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये जो लास्ट पॉइंट मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप मुझे क्लियर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आखिर विद इन 60 डेज अगर हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट लगा देते हैं तो वो नेगेटिव क्यों आता है। मान लीजिए अगर एनिमल इन्फेक्टेड है तो सेकेंड बार में भी ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये आना चाहिए फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट में, पर ये फॉल्स नेगेटिव वाले में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कब कब मिलता है। तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट तब मिलता है जब कोई अदर एलर्जेंस हो, जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट वगैरह बना हो, तो हाइड्रेटेड डिसीज़ हो एनिमल को, या बोवाइन फार्सी हो, तो ऐसी कंडीशन में फॉल्स पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि ये एलर्जेन की तरह काम करेंगे। दूसरा क्या होगा कि कोई नॉन पैथोजेनिक माइक्रोबैक्टीरियल इन्फेक्टेड एनिमल हो, जैसे कुछ सेप्रोफिटिक माइक्रोबैक्टीरिया भी होते हैं, तो इसके कारण भी होता है कि एनिमल फॉल्स पॉजिटिव शो करता है। तो दूसरी इस कंडीशन में देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे मेलिन टेस्ट की। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पीपीडी होते हैं, ट्यूबरकुलिन और जॉनिन, लेकिन यहाँ पर ये मेलिन जो है पीपीडी नहीं है। ये आप ध्यान देंगे तो ये है द मेलिन इज़ द बैक्टीरिया फ्री फिल्टरेट, मतलब एक ऐसा फिल्टर है जिसमें बैक्टीरिया नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेलिन जो बारकोल्डेरिया मेलियाई है, उसके जो भी टॉक्सिन्स वगैरह रिलीज हुए हैं वो इस फिल्ट्रेट में आ जाएंगे। तो मेलिन जो है इज़ ए बैक्टीरिया फ्री फिल्ट्रेट फ्रॉम ए फ्लूइड कल्चर ऑफ सीडोमोनास मिलियाई। तो आप सीडोमोनास मिलियाई का एक कल्चर तैयार करें, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन करें, तो उसमें ऐसा होना चाहिए कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया ऊपर ही रह जाएं फिल्ट्रेट पे, और नीचे जो फिल्टर पेपर के नीचे जो सॉल्यूशन आए वो होता है मेलिन। अब ये मेलिन जो है इसका इंजेक्ट करेंगे हम 0.2 ml मेलिन इंट्राडर्मो पाल्पेब्रल। तो आईपीडी बोलते हैं इसको, इंट्राडर्मो पाल्पेब्रल, यानी कि इनटू द स्किन ऑफ लोअर आईलिड। तो लोअर आईलिड की जो बाहर की सरफेस होती है ना, स्किन, वहाँ पर हम इंजेक्ट करेंगे। और कितना इंजेक्ट करेंगे, सिर्फ 0.2 ml इंजेक्ट करेंगे, और विद द हेल्प ऑफ ट्यूबरकुलिन सिरिंज इंजेक्ट करेंगे।
तो हम आफ्टर 48 आवर्स मतलब हम 2 दिन के अंदर अंदर पॉजिटिव रिजल्ट देखेंगे। और यहाँ पर हमको कोई वर्नियर कैलिपर नहीं ले जाना है जैसा हम पहले तक लेके जा रहे थे। इसमें हमको क्या मिलेगा, मार्क्ड एडिमा ऑफ आईलिड, आईलिड में जो है एडिमा मिलेगा। देन ब्लिफेरोस्पाज्म भी मिलेगा, है ना, मतलब कंटिन्यू स्पाज्म होता रहेगा। ब्लिफेरो मतलब आईलिड का स्पाज्म होता रहेगा। इसके बाद सीवियर पुरुलेंट कंजक्टिवाइटिस मिलेगा। तो कंजक्टिवाइटिस तो रेड कलर मिलता है, चलो ठीक है, लेकिन वो पुरुलेंट होगा, मतलब जो स्क्लेरा होगी वो बहुत ज़्यादा रेडनेस होगी उसमें, और रेडनेस के साथ में पुरुलेंट भी होगी। तो मेलिन टेस्ट भी जो है रूटीनली किया जाने वाला टेस्ट है इक्वाइन में फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लैंडर्स। और ये डिसीज़ जो होती है बर्खोल्डेरिया मेलियाई से होती है, जैसे मैंने आपको बताया। ये एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है और नोटिफाइबल डिसीज़ है। इसको जो है ऑल ओवर वर्ल्ड जो है जहाँ पर भी अगर ये होती है तो WHO, नहीं सॉरी, OI की तरफ से ये नोटिफाइबल डिसीज़ है, ठीक है। और इसको मेलिन टेस्ट तब किया जाता है जब हमको इस डिसीज़ को इरेडिकेट ही करना हो। तो ये एक जूनोटिक डिसीज़ भी है, तो इसलिए जहाँ तक है इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है डिसीज़ का इरेडिकेशन करने के लिए। तो इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि जो लोअर आईलिड है इसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव केस फॉर ग्लैंडर्स इन हॉर्सेस। तो नाउ कम्स टू द इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेक्निक। इसको हम इम्यूनोफ्लोरोसेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इम्यूनो मतलब एंटीबॉडीज़ होता है, तो फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेक्निक भी इसको हम कहते हैं। इसमें हम डिटेक्शन करते हैं डिफरेंट एंटीजेंस का विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़, और या फिर डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटीजन। इसमें डिटेक्शन जो एंटीजन का या एंटीबॉडी का करते हैं वो होता है वायरल या बैक्टीरियल डिसीज़ के एंटीजन या एंटीबॉडीज़ का। तो अभी जैसे रेबीज़ की बात करें तो रेबीज़ में भी इम्यूनोफ्लोरोसेंट टेक्निक का यूज़ किया जाता है, और ये फ्यू आवर्स के अंदर ही हमें रिज़ल्ट दे देता है। तो इट इज़ ए वेरी स्पेसिफिक टेक्निक। इसमें जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो लेबल्ड होती हैं विद द डाई, और इस डाई का नाम है फ्लोरोसिन आइसोथायोसाइनेट। तो फ्लोरोसिन आइसोथायोसाइनेट इसका शॉर्ट फॉर्म है FITC। तो FITC टैग्ड एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं। इसमें 2 टाइप की टेक्निक होती है, पहली होती है डायरेक्ट मेथड, दूसरी होती है इनडायरेक्ट मेथड। तो अब इसमें जो सैंपल होता है वो क्या क्या ले सकते हैं, वो ले सकते हैं फ्रोज़न टिश्यू सेक्शन, ठीक है, या फिर बायोप्सी मटेरियल, या फिर एक्सफोलिएटेड सेल्स, या फिर स्क्रैप्ड सेल्स, जो सेल्स होती हैं स्क्रैपिंग वाली वो, या कुछ, और या फिर जो टिश्यू रहता है वो फॉर्मेलिन फिक्स्ड होना चाहिए। तो हिस्टोपैथोलॉजी वगैरह जब करते हैं तब हम फॉर्मेलिन फिक्स्ड टिश्यू लेते ही हैं। तो वायरल एंटीजन डिटेक्शन में फॉर्मेलिन फिक्स्ड टिश्यू ज़्यादा ठीक रहता है। और इसमें ये देखा गया है कि फॉर्मेलिन फिक्स्ड टिश्यू को हम जब उसका प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स डिग्रेडेशन करते हैं तो अच्छे से उसके अंदर के एंटीजन्स निकल आते हैं, और दैट विल गिव बेटर रिजल्ट, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली जो वायरस पार्टिकल होता है वो भी आ जाता है बाहर। अब इसमें बस एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो होता है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। अगर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप है तो डिटेक्शन जो होता है वो कर सकेंगे। अब डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं, एक ग्लास स्लाइड लेते हैं। इस ग्लास स्लाइड के ऊपर हम हमारा एंटीजन डालते हैं जो कि टिश्यू है, और इसको डाल करके इसके ऊपर हम जो है एंटीबॉडी से लेबलिंग करते हैं। अगर ये पर्टिकुलर एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ बाइंड हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जो हैं बाइंड हो रही हैं, सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक फॉर दैट पर्टिकुलर एंटीजन। तो ये डायरेक्ट टेक्निक है, यहाँ पर एक अननोन एंटीजन लिया है और वेल नॉन प्राइमरी एंटीबॉडीज़ ली हैं। ये प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जो होती है कॉन्जुगेटेड होती है विथ FITC, और इसमें जो होता है फ्लोरोसिन होता है, और ये फ्लोरोसिन जो होता है ये लाइट इमिट करता है, तो ऐसे में हमें ये डिटेक्टेबल हो जाता है। अब इसमें जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं वो एंटी एंटीजन के अगेंस्ट होती हैं। तो ये एंटीजन के अगेंस्ट में जो हमें वेल नॉन एंटीबॉडीज़ अगर हमारे पास में है इस पर्टिकुलर डिसीज़ की, फॉर एग्जांपल अगर हम रेबीज़ वायरस की बात करें तो रेबीज़ वायरस रेप्डोग्रिडी से फैमिली से बिलोंग करता है, लाइसा वायरस है ये। और ये जो वायरस है ये
अगर प्रेजेंट है और इसकी एंटीबॉडीज़ आपने कहीं पर भी तैयार की है तो ये एंटीबॉडीज़ जो होती है इसको डिटेक्ट कर लेगी। दूसरी मेथड होती है इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डालने के बाद में सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ भी डाली जाती है। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है इसमें क्या होता है, इसमें पहला पहला तो ये होता है कि आपका एंटीजन अगर वेल नॉन है, आप एंटीजन जानते हैं कि एंटीजन क्या है, पर आप ये नहीं जानते हैं कि एंटीबॉडी क्या है ना। ये पहला मेथड बता रहा हूँ। अगर आप ये नहीं जानते कि एंटीबॉडी जो है अननोन है, आप नहीं जानते इसको, तो प्राइमरी एंटीबॉडी के अगेंस्ट में सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये FITC कॉन्जुगेटेड होती हैं। और अगर इसकी स्पेसिफिक बाइंडिंग टू प्राइमरी एंटीबॉडी हो गई और ये इसने कलर प्रोड्यूस कर दिया, मतलब फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस कर दिया, सो दैट इज़ द इनडायरेक्ट मेथड। दूसरे कंडीशन में ये होता है कि अगर आप एंटीजन आपका जो है अननोन है और आपकी जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हैं ये आपने रेस की हुई हैं, तो अगर ये मान लीजिए रेबिट में रेस की हुई हैं तो जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो एंटी रेबिट एंटीबॉडीज़ होना चाहिए। तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ अब आप जो है रेबिट में रेस नहीं करेंगे, किसी दूसरे एनिमल में रेस करते हैं। यही होती है इनडायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड में ये जो है डायरेक्ट मेथड से ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के बाइंड होने के बाद सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ भी बाइंड हो रही हैं, तो स्पेसिफिसिटी और बढ़ जाती है और जो सेंसिटिविटी है वो भी इसमें ज़्यादा होती है इनडायरेक्ट मेथड में। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है फ्लोरोसेंट इम्यूनोफ्लोरोसेंस की, इसमें जैसे हमने भी आपको बताया कि अगर ये एंटीबॉडी प्राइमरी अननोन भी है और हमारा एंटीजन नॉन है, तो हम इस एंटीजन के साथ अगर इसकी बाइंडिंग होती है और इसकी बाइंडिंग सेकेंडरी एंटीबॉडीज से होती है, तो अगर ये फ्लोरोसेंट देता है तो आप वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट प्राइमरी एंटीबॉडीज़। नाउ अब हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका, दैट इज़ द इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ रेबीज़। तो इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं रेबीज़ के केस में। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इम्प्रेशन स्मेयर बनाएंगे। हमें पता है कि रेबीज़ वायरस कहाँ मिलता है, वो मिलता है मेड्यूला, सेरेबेलम, हिप्पोकैम्पस। तो या तो हम फ्रोज़न टिश्यू सेक्शन ले लें जो पहले से ही यहाँ से लिया गया हो, और या फिर हम इम्प्रेशन स्मेयर बना लें, है ना। तो एक क्लीन ग्लास स्लाइड पर इम्प्रेशन स्मेयर बनाएंगे और इसके बाद हम डुप्लीकेट्स में इसको बनाएंगे ताकि एक को कंट्रोल रखा जा सके और एक को हम सैंपल टेस्ट करने के लिए यूज़ करें। इन ग्लास स्लाइड्स पर जब आफ्टर इम्प्रेशन स्मेयर इसको हम फिक्स करेंगे विथ चिल्ड एसीटोन फॉर 30 मिनट्स टू 1 आवर। तो चिल्ड एसीटोन में इसको रखेंगे 30 मिनट से 1 आवर के लिए, तो इससे फिक्सेशन हो जाएगा। अब इस पर हम प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डालेंगे क्योंकि हमारे एंटीजन तो है ही। अब प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे दैट इज़ डायरेक्टेड अगेंस्ट द रेबीज़ वायरस इन द रेबिट्स। इसको हम रेबिट्स में ग्रो करेंगे। आर अप्लाइड ऑन द टेस्ट स्लाइड वेयर द कंट्रोल आर ट्रीटेड विथ अ नॉर्मल रेबिट सीरम नेगेटिव फॉर रेबीज़ एंटीबॉडीज़ फॉर 30 मिनट्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन ह्यूमिड टेम्परेचर। तो ये सारा का सारा हम काम करेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही करेंगे, लेकिन ह्यूमिड टेम्परेचर में करेंगे। और कंट्रोल वाले स्लाइड पर हम जो एंटीबॉडीज़ डालेंगे वो नेगेटिव रहेगा फॉर रेबीज़। तो रेबिट्स के केस में हम ऐसे सीरम को लेंगे जो कि नेगेटिव रहे रेबीज़ के लिए, और हम नॉन पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे, पॉजिटिव के लिए हम जो है रेबिट्स में पहले से ही एंटीबॉडीज़ हैं उसको ग्रो करके रखेंगे। देन एंटीबॉडीज़ डालने के बाद अब हमें वॉशिंग करना पड़ेगी। तो वॉशिंग करेंगे 0.1 MPBS से 3 टाइम्स तक के लिए, है ना। इस PBS का pH होना चाहिए 7.2, और ये हम 5 मिनट्स के गैप में करेंगे। एक बार 5 मिनट्स की वॉशिंग करेंगे, फिर उसको ड्राई करेंगे, फिर वॉशिंग करेंगे। वैसे ड्राई नहीं करेंगे इसको, पहली बार में पहले PBS में डालेंगे, फिर दूसरी बार की PBS में डालेंगे, फिर तीसरी बार PBS में डालेंगे अलग अलग। इसके बाद अप्लाई एंटी रेबिट IgG FITC कॉन्जुगेट इन द ऑप्टिमल डाइल्यूशन फॉर 30 मिनट्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन ह्यूमिड टेम्परेचर। तो ह्यूमिड टेम्परेचर में वापस से हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 30 मिनट्स के लिए
अप्लाई करेंगे एंटी रेबिट। अब ये जो IgG-FITC है ये किसी दूसरे एनिमल में ग्रो करेंगे हम, तो एंटी रेबिट IgG-FITC कॉन्जुगेटेड रहेगा, उसको डालेंगे। फिर वापस से हम PBS से वॉशिंग करेंगे थ्राइस टाइम फॉर 5 मिनट्स, जैसा हमने ऊपर किया था। फिर आफ्टर वॉशिंग क्या करेंगे, प्लेस ए ड्रॉप ऑफ बफर्ड ग्लिसरॉल, दैट इज़ अ ग्लिसरॉल 9 पार्ट रहेगा इसमें, और बफर जो रहेगा वो 0.1 MPBS जो कि 7.2 रहेगा, है ना। तो एक ड्रॉप डालेंगे ऑन द सेक्शन ऑफ स्मेयर। देन इसके बाद माउंट विद द कवर स्लिप, इस पर कवर स्लिप डाल देंगे। कीप द माउंटेड स्लाइड इन द ह्यूमिड चेम्बर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस स्लाइड को हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे कुछ समय के लिए ताकि माउंट अच्छे से हो जाए। देन एग्जामिन द स्लाइड अंडर द फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप। इन द पॉजिटिव केस द येलो ग्रीन फ्लोरसिंग सेल्स कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड। तो सेल्स के अंदर हमें जो है रेबीज एंटीजन के साथ में बाइंड हुए जो हमारे एंटीबॉडीज़ हैं उससे फ्लोरोसेंट रिलीज होगा, वो हमें दिखाई देगा। तो ये जो फ्लोराइजिंग सेल्स होती हैं या फ्लोरेसिंग सेल्स होती हैं ये हमें डिमॉन्स्ट्रेट होगी। नाउ अब हम नेक्स्ट एक एग्जांपल और है इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ रोटावायरस इन्फेक्शन इन कॉफ्स। तो अब यहाँ पर आप देखें कि एक आपको फ्लो डायग्राम भी दिख रहा है। तो अगर आपको डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है तो आप पहले आप सबसे पहले फ्रोज़न टिश्यू ले लें, या फिर आप स्मेयर ले लें, या फिर आप इम्प्रेशन स्मेयर ले लें, सेल कल्चर ले लें। इसको आप चिल्ड एसीटोन में 30 मिनट्स तक से लेके 1 आवर्स तक रखेंगे। फिर इसको आप डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं जो इसमें है, या फिर आप इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं जो मैंने भी आपको बताई है। अब हम रोटा वायरस केस में कैसे इसको यूज़ करते हैं वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि रोटा वायरस वाले जो केस होते हैं उसमें 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक तो जो फीकल स्मेयर मेथड होता है वो, और एक दूसरा होता है इंटेस्टाइनल स्क्रैप्ड सेल मेथड। तो इसमें बस एंटीजन प्रिपरेशन ही हमें जो करना है, बाकी सारी की सारी मेथड्स जो है एसीटोन में वॉशिंग करना वगैरह, जो PBS में वॉशिंग करना, प्राइमरी एंटीबॉडी डालना, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालना, वो सारा का सारा सेम है जो हम रेबीज़ में करते हैं। तो जो एंटीजन है वो कैसे बनाते हैं, इसमें हम फीकल स्मेयर मेथड में मेक ए फीकल सस्पेंशन 1:10, तो 1 पार्ट हम फीकल्स का लेंगे और 10 पार्ट हम जो है 0.1 MPBS लेंगे, जिसका pH 7.2 होगा, और इसकी स्मेयर बना लेंगे क्लीन ग्लास स्लाइड पे। दूसरा जो अगर हम इंटेस्टाइन से लेते हैं तो इंटेस्टाइन की स्क्रैपिंग की एक मेथड है इंटेस्टाइन स्क्रैप्ड सेल मेथड। तो टेक अबाउट 5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सेगमेंट ऑफ इंटेस्टाइन फ्रॉम डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम, ओपन एंड रिमूव द कंटेंट जेंटली। सारा जो कंटेंट है ना उसके अंदर का वो सब हटा देंगे। स्क्रैप द म्यूकोजल सेल यूजिंग क्लीन ग्लास स्लाइड और नाइफ। ऐसे नाइफ से हम स्क्रैपिंग करेंगे और उसकी हम स्मेयर बनाएंगे, और बाकी फिर इसको हम जो स्मेयर्स रहेंगी हमारी ऊपर और नीचे वाली जो दोनों, इसको हम सबसे पहले ड्राई करेंगे एयर में, फिर इसके बाद इसका फिक्सेशन हम करेंगे चिल्ड एसीटोन में फॉर 30 मिनट्स। अच्छा, इसके बाद की जितनी भी प्रोसीजर है वो सब सेम है जैसे हमने रेबीज़ में स्टडी किया था, इसलिए इसको अब मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा। अब नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक। तो नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक। इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक में, और अभी इसके पहले हमने जो इम्यूनोफ्लोरेसेंट टेक्निक पढ़ी थी, इन दोनों में बस डिफरेंस छोटा सा ही है। वो छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ थी वो इम्यूनोफ्लोरेसेंट में यहाँ पर FITC कॉन्जुगेटेड थी, पर यहाँ पर जो है FITC कॉन्जुगेटेड नहीं होकर के ये हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेटेड है। मतलब जो यहाँ एंजाइम यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया है HRP। इसमें इससे रिएक्ट करने वाला जो सबस्ट्रेट है वो सबस्ट्रेट ये यहाँ दिखाई गई है रिएक्शन। तो यहाँ जो सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है उसका जो नाम है वो है डायएमिनो बेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड, दैट इज़ द DAB। ये सबस्ट्रेट है। तो जब ये सबस्ट्रेट यानी DAB ये जो है इस HRP से रिएक्शन करता है तो एक ब्राउन कलर देता है, और ये ब्राउन कलर जो होता है इसको आप लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, और नॉर्मली भी विजिबल होता है नेकेड आई से।
तो ऐसा जो है इम्यूनोपेरोक्सीडेज टेक्निक है। और इसका एडवांटेज ये है कि इसमें हमको फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप जैसे बड़े इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, पहला। दूसरा ये है कि ये एक परमानेंट प्रिपरेशन होती है जिससे इजीली विजुलाइज किया सकता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप। तीसरा ये है कि ये जो रिएक्शन होती है तो ब्राउन कलर बनता है, आप इसको लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे हम कोई हिस्टोपैथोलॉजी की स्लाइड स्टोर करके रखते हैं, वैसे ही इसको भी स्टोर करके लंबे टाइम तक रख सकते हैं, इस स्लाइड को भी। तो ये स्लाइड है क्योंकि, है ना, तो स्लाइड पे जो ब्राउन कलर बनता है वो उसको आप लंबे टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं। तीसरा एडवांटेज क्या है? तीसरा एडवांटेज ये है कि दिस टेक्निक इज़ ऑल्सो यूजफुल इन स्टडिंग द रोल ऑफ ड्यूअल इन्फेक्शन बाय यूजिंग ए सेकेंड एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट द अनदर एंटीजन। जो सेकेंड एंटीबॉडी है उसको हम किसी दूसरे इन्फेक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं। फर्दर द immunoperoxidase technique are valuable for retrospective study using previous paraffin blocks। तो आपको अगर कोई पहले के हमारे पैराफिन ब्लॉक्स रखे हैं उनकी भी अगर रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करनी है तो कर सकते हैं। इसमें डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज ये है कि एक इम्यूनोपेरोक्सीडेज टेक्निक इज़ में क्या होता है, हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है। तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलता है कि हमने यहाँ पर जो एंजाइम यूज़ किया है वो हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज होता है, और नॉर्मली जो पेरोक्सीडेज है वो एंडोजिनस पेरोक्सीडेज भी कुछ सेल्स में प्रेजेंट होता है, फॉर एग्जांपल ल्यूकोसाइट्स। तो ये क्या करती हैं, हमने जो डीएबी डाला है यानी कि डायमिनो बेंजीडीन टेट्रा हाइड्रोक्लोराइड, तो इसके साथ रिएक्शन करके हमें फॉल्स पॉजिटिव रिएक्शन दे देता है। इसलिए इस मेथड को में थोड़ा सा चेंज किया जाता है कि प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डालने के जस्ट पहले हम इस एंडोजिनस हॉर्स रेडिश इस एंडोजिनस पेरोक्सीडेज एक्टिविटी को रिमूव कर देना चाहिए, है ना। अगर आप ये एंडोजिनस पेरोक्सीडेज एक्टिविटी को प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के पहले रिमूव कर देते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। और दूसरा साथ में ये है कि कंट्रोल स्लाइड भी रखना चाहिए ताकि आपको कंपैरिजन समझ में आए। इसमें जो एंटीजन हम बनाते हैं वो तरीका वही रहता है। एंटीजन जो है या तो टिश्यू हो सकता है या फिर सेल मोनोलेयर हो सकती है, इम्प्रेशन स्मेयर हो सकती है, एक्सफोलिएटेड सेल्स हो सकती है, या फिर स्क्रैपिंग्स हो सकती हैं। ठीक है। अब इसमें जो इम्यूनोपेरोक्सीडेज मेथड में क्या करते हैं, क्रायो सेक्शन ऑफ द टिश्यू को जो फिक्सेशन करते हैं, क्योंकि हमने स्क्रैपिंग वगैरह सब ले लिया, अब हमें वहाँ पहले जो हमने पहले इम्यूनोफ्लोरेसेंट में यूज़ किया था वो था एसीटोन, चिल्ड एसीटोन। यहाँ चिल्ड एसीटोन का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ हमें फिक्सेशन करना है इन द फॉर्मोल सेलाइन या फिर बफर्ड फॉर्मलिन। ठीक है, या तो हम फॉर्मोल सेलाइन का यूज़ करते हैं फॉर द फिक्सेशन, और या फिर हम यूज़ करते हैं बफर्ड फॉर्मलिन का। तो या तो फॉर्मोल सेलाइन का यूज़ करना है या फिर बफर्ड फॉर्मलिन का यूज़ करना है। फॉर बेटर कंट्रास्ट ऑफ स्टेनिंग, टिश्यू एंड सेल मोनोलेयर शुड बी प्रिजर्व्ड इन फॉर्मोल सब्लिमेट। तो ये अगर आप जो है टिश्यू वगैरह आपको इसको स्टोर भी करना है या फिर मोनोसेल लेयर वगैरह स्टोर भी करना है तो आप फॉर्मोल सब्लिमेट में स्टोर करें, विच कंस्टिट्यूट 9 पार्ट सैचुरेटेड मर्क्यूरी क्लोराइड सॉल्यूशन एंड 1 पार्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो 10 पार्ट में से 9 पार्ट जो होता है मर्क्यूरी क्लोराइड लेना चाहिए और 1 पार्ट जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड लेना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन में भी हम जो है हमारा टिश्यू स्टोर कर सकते हैं। टिश्यू आर फिक्स्ड इन द फॉर्मोल सप्लीमेंट इन फॉर 24 आवर्स। ऐसे में फॉर्मोल सप्लीमेंट में 24 आवर्स के अंदर अंदर ये फिक्सेशन हो जाता है टिश्यू का। देयर फोर द फिक्सेटिव इज रिप्लेस्ड देयर आफ्टर द फिक्सेटिव इज रिप्लेस्ड बाय 80% इथेनॉल। फिर बाद में इसको हमें इथेनॉल में एक दिन के बाद में नेक्स्ट डे हमें टिश्यू को 80% इथेनॉल में शिफ्ट कर देना चाहिए। So now comes to the detailed procedure of detection of antigen। तो प्रोसीजर क्या करेंगे हम, द पैराफिन एम्डेड टिश्यू सेक्शन ऑफ 4 to 5 माइक्रोन थिकनेस आर मेड यूजिंग द स्टैंडर्ड हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसीजर।
तो हिस्टोपैथोलॉजिकल प्रोसीजर से हम पैराफिल्म, जो पैराफिन एम्बेडेड टिश्यू हैं, उसकी सेक्शनिंग करेंगे 4 to 5 माइक्रोन थिकनेस की। तो ये जो टिश्यूज़ रहते हैं ये हमारे पैराफिन एम्बेडेड ही रहते हैं। इसके बाद जब हम सेक्शनिंग कर देंगे तो सेक्शनिंग के बाद में हम रिमूवल ऑफ पैराफिन एंड रीहाइड्रेशन, तो अब हम इसका हाइड्रेशन करेंगे और पैराफिन रिमूव करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ता है, पैराफिन को सबसे पहले हम वहाँ जो स्लाइड रहती है जिस पे हमारा टिश्यू हो और पैराफिन होगा उसको हम हीट करेंगे तो पैराफिन रिमूव हो जाएगा। इसके बाद द स्लाइड्स आर केप्ट इन ज़ाइलिन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स, तो हम सबसे पहले प्योर ज़ाइलिन में इसको रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 चेंजेस फॉर 15-15 ईच, तो 2 टाइप के ज़ाइलिन 1 होता है, ज़ाइलिन 2 होता है, 15 मिनट ईच हम उसको रखेंगे। देन इन ज़ाइलिन एब्सोल्यूट एल्कोहल, अब जिसमें ज़ाइलिन और एल्कोहल दोनों मिक्स होगा, 1:1 का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रेशियो होगा, उसमें हम इस स्लाइड को डिप करेंगे फॉर 5 मिनट्स। देन रीहाइड्रेट करेंगे हम डिसेंडिंग सीरीज ऑफ इथेनॉल से, यानी कि हम एब्सोल्यूट इथेनॉल में सबसे पहले अब इसको डिप करेंगे स्लाइड को, देन 95% इथेनॉल में, देन 90%, देन 80%, देन 70%, देन 50% इथेनॉल में हम हर 5-5 मिनट में इसको डिप करेंगे। तो ऐसे करके रीहाइड्रेशन हो जाएगा। अब हम क्लीनिंग करेंगे, तो स्लाइड्स आर देन टेकन इनटू द वाटर एंड क्लीन्ड विथ मसलिन क्लॉथ। तो अब हम 50% इथेनॉल के बाद जस्ट वाटर में ले आएंगे और मसलिन क्लॉथ से स्लाइड को क्लीन करेंगे। इसके बाद इसमें जो टिश्यूज़ होता है, अगर हमने उसको मर्क्यूरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में रख कर के या फिर हमने जो फॉर्मल सब्लिमेट सॉल्यूशन है इसमें रख कर के इसका फिक्सेशन किया होता है, तो इस मर्क्यूरिक क्लोराइड को भी रिमूव करना होता है। मर्क्यूरिक क्लोराइड कैसे रिमूव करते हैं, इन फॉर्मल सब्लिमेट फिक्स्ड टिश्यू सेक्शन रेसिडुअल मर्क्यूरिक क्लोराइड डिपॉजिट्स आर प्रेजेंट विच कैन बी रिमूव्ड बाय प्लेसिंग द स्लाइड इन द ग्राम्स आयोडीन। तो मर्क्यूरी क्लोराइड कहाँ से रिमूव होता है, ग्राम्स आयोडीन से, फॉर 5 मिनट्स फॉलोड बाय इमर्जन इन 0.5% सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन में रखेंगे 5 मिनट्स के लिए। इसके बाद हम 0.5% सोडियम थायोसल्फेट सॉल्यूशन में 5 मिनट के लिए रखेंगे। देयर आफ्टर द स्लाइड आर वॉश्ड इन 0.2 MPBS, दैट इज pH 7.2। इसके बाद हम PBS से इसकी वॉशिंग कर लेंगे। तो अल्टीमेटली अब हमारे पास ऐसी स्लाइड है जिसमें हमारा टिश्यू है, दैट इज़ एंटीजन, हमारा एंटीजन का प्रिपरेशन हो गया है। अब हम इस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं उसमें पेरोक्सिडेज की एक्टिविटी होती है, उसको इनहिबिट करना है। इसको इनहिबिट करने के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो 0.5% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन मिथेनॉल, या फिर 10% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन मिथेनॉल, या फिर 0.07% हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl इन इथेनॉल, है ना, एंड बाय पीरियोडिक एसिड सोडियम बोरोहाइड्राइट। तो जो पीरियोडिक एसिड सोडियम बोरोहाइड्राइट सॉल्यूशन है ये बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन है फॉर द रिमूवल ऑफ एंडोजिनस पेरोक्सिडेज एक्टिविटी। ये बहुत ही सेटिस्फैक्टरी मेथड भी है क्योंकि इसमें हमें फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है। और इसको हमें कैसे करना है, इट इज़ डन बाय प्लेसिंग द स्लाइड इनिशियली इन 0.01 M पीरियोडिक एसिड सॉल्यूशन फॉर 10 मिनट्स। तो 0.01 M पीरियोडिक एसिड सॉल्यूशन में हमें 10 मिनट के लिए रखना है। फिर हमें फॉलोड बाय 0.003 M सोडियम बोरोहाइड्राइड सॉल्यूशन फॉर 30 मिनट्स, इस सॉल्यूशन में हमें 30 मिनट्स के लिए रखना है। फाइनली स्लाइड्स आर वॉश्ड इन 0.2 M PBS, और फिर हमें PBS से वॉशिंग करनी है थ्राइस फॉर 5 मिनट्स। तो अब हमारा एंडोजिनस पेरोक्सिडेज है वो रिमूव हो गया है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ प्राइमरी एंटीबॉडीज़। प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हमें डालना है। फॉर डायरेक्ट मेथड द प्राइमरी एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट द एंटीजन इज लेबल्ड with peroxidase conjugate and applied on the section in the optimal dilution for 24 hours at 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप ये देखें कि जब हम हमारी प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डालेंगे, और प्राइमरी एंटीबॉडीज़ यहाँ देखिए ये सेकेंडरी का फोटोग्राफ है, लेकिन अगर प्राइमरी एंटीबॉडीज़ में हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पहले से ही हॉर्स रेडिस पेरोक्सिडेज कॉन्जुगेटेड एंटीबॉडीज़ मिलेगी। तो हम एंटीबॉडीज़ डालेंगे और इसको हम क्या करेंगे 24 आवर्स तक के लिए रखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
अगर इनडायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें प्राइमरी एंटीबॉडीज़ जो होती है वो रेबिट में रेस करना चाहिए। इसके बाद में इसको भी हमें ऑप्टिमल डाइल्यूशन में, एक ऑप्टिमम डाइल्यूशन में टिश्यूज़ पर 24 आवर्स तक रखना चाहिए एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। फॉर कंट्रोल स्लाइड्स यूज्ड नॉर्मल रेबिट सीरम विच इज़ नेगेटिव फॉर स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़। वॉश द स्लाइड इन 0.2 MPBS। फिर इसकी हम वॉशिंग करेंगे ताकि जो अनबाउंडेड हमारा प्राइमरी एंटीबॉडीज़ वगैरह जो है वो रिमूव हो जाए 3 टाइम्स फॉर 5 मिनट ईच। अब क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। अब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात कर रहे हैं तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ भी डालना पड़ेगी। दिस स्टेप इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन डायरेक्ट मेथड। फॉर इनडायरेक्ट मेथड अप्लाई एंटी स्पीशीज एंटीबॉडीज दैट इज़ द एंटी रेबिट इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये अब हम डालेंगे, और ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं ये किस में डेवलप की होती हैं, किसी भी एनिमल में, लेकिन रेबिट में नहीं, क्योंकि रेबिट की हमारी प्राइमरी एंटीबॉडीज़ बन चुकी है। तो एंटी रेबिट इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं ये कॉन्जुगेटेड होते हैं प्रॉक्सीडेज से। तो प्रॉक्सीडेज कॉन्जुगेट इन प्रॉपर डाइल्यूशन ऑन टिश्यू सेक्शन फॉर 2 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। Thereafter, wash the slide with a 0.2 MPBS, that is pH 7.2, 3 times for 5 minutes each. देन इसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर सबस्ट्रेट। अब हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे। तो जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, वो है फ्रेशली प्रिपेयर्ड सबस्ट्रेट 0.05% डाईएमिनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड इन PBS कंटेनिंग 0.01% हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाली जो सॉल्यूशन है उसमें हम 0.05% डाईएमिनोबेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड इन पीबीएस में बना हुआ रहेगा, और उसमें हमारा 0.01% हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी होगा। तो ऐसा ही पूरा एक सबस्ट्रेट है, इसको हम 5 मिनट्स के लिए डालेंगे। एंड वॉश द स्लाइड इन रनिंग टैप वाटर फॉर 5 मिनट्स टू स्टॉप द रिएक्शन। तो अब देखिए ये सबस्ट्रेट डाल दिया, और हमारी एंटी रेबिट इम्यूनोग्लोबुलिन के ऊपर पहले से ही जो है HRP डला हुआ है, हॉर्स रेडिस पेरोक्सीडेज। तो अब ये सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ रिएक्शन करेगा। इस एंजाइम रिएक्शन को रोकने के लिए हमको बाद में 5 मिनट तक टेप वाटर में इसको वॉश करना है स्लाइड को। देन काउंटर स्टेनिंग करेंगे हम, स्टेन विथ स्लाइड्स इन मेयर्स और हैरीज हेमेटॉक्सिलिन फॉर 5 मिनट। अब 5 मिनट तक हम जो मेयर्स या हैरीज हेमेटॉक्सिलिन है इसमें हम 5 मिनट तक हम स्टेनिंग करेंगे। डिफ्रेंशिएट इन एसिड अल्कोहल एंड ब्लूड इन अमोनिया वाटर और टेप वाटर। तो अब हम क्या करेंगे, हैरीज हेमेटॉक्सिलिन में या फिर मेयर्स हेमेटॉक्सिलिन में हम 5 मिनट्स तक उसको डाल के रखेंगे। डिफ्रेंशिएट इन एसिड अल्कोहल एंड ब्लूड इन अमोनिया वाटर और टेप वाटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर एसिड अल्कोहल डालेंगे, और उसके बाद में हम अमोनिया वाटर या टेप वाटर से इसकी रनिंग कर देंगे। तो इस स्लाइड में अभी तक हम रिहाइड्रेशन भी कर चुके हैं, हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाल दी थी, सेकेंडरी एंटीबॉडी डाल दी थी। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन करेंगे। तो डिहाइड्रेशन एंड क्लीनिंग कैसे करते हैं, डिहाइड्रेट द स्लाइड इन असेंडिंग सीरीज ऑफ एल्कोहल, दैट इज़ 50%, 70%, 80%, 90%, 95%, या फिर लास्ट में हम लेंगे एब्सोल्यूट एल्कोहल, और इसमें सब में हम 5 मिनट्स के लिए रखेंगे। देयर आफ्टर प्लेस द स्लाइड इन एब्सोल्यूट इथेनॉल। फिर इसके बाद हम प्योर इथेनॉल में रखेंगे, और इथेनॉल फिर ज़ाइलिन का जो कॉम्बिनेशन रहेगा 1:1 उसमें रखेंगे फॉर 5 मिनट। फिर लास्ट में हम इसको केवल ज़ाइलिन में रखेंगे, और ज़ाइलिन में कितने मिनट के लिए रखेंगे, हम फॉर 30 मिनट्स के लिए रखेंगे। और इसके बाद हम ज़ाइलिन फर्स्ट में रखने के बाद फिर ज़ाइलिन सेकेंड में हम रखेंगे टू चेंजेस ऑफ 15 मिनट ईच। फिर दूसरी बार हम 15 मिनट्स की ज़ाइलिन में रखेंगे। फिर इसको हम बाद में DPX से जो है माउंटिंग करेंगे। तो DPX जो होता है इससे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ये, और अब इसको हम कंटिन्यू लॉन्ग लाइफ तक रख सकते हैं हमारी स्लाइड्स को। देन एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन कैसे करेंगे, द स्टैंड स्लाइड्स आर एग्जामिन्ड अंडर ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन विच विल हैव द ब्राउन रेड कलर
अगेंस्ट लाइट ब्लू बैकग्राउंड। तो ब्लू बैकग्राउंड में ब्राउन रेड कलर का जो है एंटीजन दिखाई देगा। ठीक है, कंपेयर द रिजल्ट्स विद द कंट्रोल स्लाइड फॉर प्रॉपर इंटरप्रिटेशन। तो इस टाइप से पूरी प्रोसीजर होती है। नाउ हम नेक्स्ट बात करेंगे डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो जो डिमॉन्स्ट्रेशन हमें करना है फ्रॉम ऑफ द सेल जिसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल जैसे बी सेल्स वगैरह हैं उसमें एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो ऐसी सेल्स का डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ये टेक्निक अभी हमने पढ़ी, जो इम्यूनो पेरोक्सिडेज की टेक्निक, इस इम्यूनो पेरोक्सिडेज टेक्निक में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें। जो सेल फिक्स कर रहे हैं स्लाइड के ऊपर वो फिक्स करेंगे, जैसे पहले करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। और इसके बाद प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डालने के पहले पहले जो हम रिएक्शन कर रहे थे, है ना, पेरोक्सिडेज वगैरह रिमूव करने की, तो अब यहाँ हमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। तो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डालने के पहले, जस्ट पहले, मतलब हमने पेरोक्सिडेज वगैरह रिमूव कर दिया, वो सारी प्रोसीजर कर ली, हमें प्राइमरी एंटीबॉडीज़ नहीं डालना है ना। प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डालने के पहले की जो रिएक्शन है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। इसमें करना क्या है, हमें प्राइमरी एंटीबॉडी डालने के पहले एक एंटीजन डालना पड़ेगा। तो आफ्टर द इनिबिशन ऑफ एंडोजिनस पेरोक्सिडेज एक्टिविटी एंड द वॉशिंग ऑफ स्लाइड थ्राइस इन पीबीएस, अब हम अच्छे से वॉश करेंगे पीबीएस पे। इसके बाद एंटीजन इज अप्लाइड ओवर द सेक्शन फॉर 1 आवर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम एक एंटीजन डाल देंगे so as to bind it with antibody present on the surface of lymphocyte in the tissue। तो टिश्यू पर हमारा एंटीजन बाइंड हो जाएगा। देयर आफ्टर वॉशिंग इज डन इन द पीबीएस 3 चेंजेस ऑफ 5 मिनट ईच। अब हम इसकी वॉशिंग करेंगे पीबीएस से, उसमें 3 बार वॉशिंग करेंगे हर 5 मिनट में। एंड अदर स्टेप्स आर फॉलोड सिमिलर टू दोज ऑफ इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक। अब इसके बाद सारी की सारी प्रोसीजर सेम रहेगी। अब हम इस पर प्राइमरी एंटीबॉडी डालेंगे, फिर इसके बाद सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे, फिर इसके बाद में हम जो है इसमें वही कलर, मतलब हम इसमें सबस्ट्रेट डालेंगे, कलर चेंज होगा, सारी प्रोसीजर सेम रहेगी। वही डीपीएक्स से माउंटिंग करेंगे, और माउंटिंग करने के बाद में हम इसको लाइट माइक्रोस्कोप में चेक करेंगे। तो इसका जो है एक बहुत अच्छा फोटोग्राफ है इसमें, ये देखिए। तो हमने क्या करा, ये एक ऐसा टिश्यू है जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, इसके ऊपर एंटीजन डाला, इस एंटीजन के ऊपर हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर हमने सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली, सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ पर हमने सबस्ट्रेट डाला और रिएक्शन करवाई, और इसको हमने बाद में डिटेक्ट किया अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। अब एग्जामिनेशन कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन होगा। द स्लाइड आर एग्जामिन अंडर ऑर्डिनरी लाइट माइक्रोस्कोप, स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल अपेयर एज ए ब्राउन रेड कलर्ड सेल्स। तो ये जो हमारी सेल है ये ब्राउन रेड कलर में दिखेगी जिसमें एंटीबॉडीज लगे हुए होंगे, विच कैन बी काउंटेड इन द टेस्ट स्लाइड। कंट्रोल स्लाइड आर ऑल्सो एग्जामिन्ड फॉर कंपेरिजन, which are stained as described for antigen detection. The brown red color cells are counted in comparison to control। अब ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों सेल्स का हम विजुअलाइजेशन करते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग होती है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ लाइन कर रखा है। लोकलाइजेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल इज यूजफुल फॉर डायग्नोसिस of those conditions in which the infectious agent is removed quickly from the body, that is the rotavirus infection. Rotavirus is eliminated from the intestinal tract of coughs within 6 to 7 days. Therefore, thereafter only the antibody is demonstrable, है ना। only the antibody producing cells can be demonstrated। तो केवल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसिंग सेल ही डिमॉन्स्ट्रेबल हो सकती हैं ऐसे टाइम पर, क्योंकि रोटा वायरस इन्फेक्शन करके 6 से 7 दिन में ही फटाफट रिमूव भी हो जाता है। तो ऐसे में अगर हमें इस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, हम जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उसी का हम डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे। फर्दर दिस मेथड इज़ यूजफुल इन इन्यूमरेशन ऑफ आइसोटाइप
isotype specific cells in the tissues, particularly in the infection in which local immune response plays a significant role. इसके बाद हम जो टिश्यू हम ले रहे हैं उसमें हम ये चेक करेंगे कि आइसोटाइप स्पेसिफिक सेल्स तो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि अगर इन्फेक्शन होता है तो एक पर्टिकुलर सेल टाइप की ग्रोथ बढ़ती है, तो इनको हम कहते हैं आइसोटाइप सेल्स। तो आइसोटाइप स्पेसिफिक सेल्स होती हैं, वो ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ती हैं और उसका ही हम पर्टिकुलर डिमॉन्स्ट्रेशन कर पाते हैं, और ये इस मेथड से कर सकते हैं। तो दिस इज़ द सेकेंड एडवांटेज। अब हम बात करेंगे डिटेक्शन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स की। तो विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, इम्यूनोप्रोक्सीडेज मेथड, हम क्या कर सकते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स का भी डिमॉन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कब बनते हैं? जब नॉर्मल वे में क्या होता है, जब कोई एंटीजन आता है बॉडी में तो एंटीबॉडी अटैक करता है और एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मैक्रोफेज के थ्रू फेगोसाइटोस हो जाता है और फेगोसाइटोसिस होकर के हमारे ब्लड सिस्टम से रिमूव हो जाता है। लेकिन जब कभी एबनॉर्मली बहुत सारे एंटीजन्स आते हैं और बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनती हैं, तो इसका डिपोजिशन होता है और फिल्ट्रेशन के दौरान ये डिपॉजिट होती चली जाती हैं किडनी में, जिसको हम कहते हैं कि दे आर डिपॉजिटेड इन द ग्लोमेरुलस एंड कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। तो इसके कारण होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है एक टाइप थर्ड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, जो कि बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, जिसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है। तो इस टाइप के इम्यून कॉम्प्लेक्स को डिटेक्शन करने के लिए जो हमारे पास हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं, उस टेक्निक का नाम है immunoperoxidase and peroxidase anti-peroxidase method that are considered sensitive and reliable. तो अब इसकी हम प्रोसीजर समझते हैं। जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है उसके लिए उसमें IgM, IgG, IgA और C3 का लोकल डिपोजिशन होता है इन द ग्लोमेरुलाई। तो हम जो किडनी के टिश्यूज़ होते हैं उनका फ्रोज़न सेक्शन ले सकते हैं या फिर फॉर्मलिन फिक्स्ड सेक्शन ऑफ किडनी लेते हैं। द टिश्यू पीस ऑफ किडनी आर कलेक्टेड इन फॉर्मोल सब्लिमेट और न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन। आफ्टर 24 आवर्स द फॉर्मर इज़ रिप्लेस्ड बाय 80% इथेनॉल। अगर हमने टिश्यू को फॉर्मल सब्लिमेट में कलेक्ट किया है या फिर न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मलिन में कलेक्ट किया है, तो इस टाइप के सॉल्यूशन से निकाल के हमको आफ्टर 24 आवर्स जो टिश्यू है उसको 80% इथेनॉल में डालना होता है। द टिश्यू आर प्रोसेस्ड इन द सेम मैनर एज डिस्क्राइब्ड अंडर द इम्यूनोपेरोक्सीडेज टेक्निक up to removal of mercury chloride deposits and thereafter the following steps are to be carried out. तो हमने इसके पहले जो टेक्निक पढ़ी थी उसमें हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड वाली जो स्टेप होती है, जो हमारा टिश्यू फिक्सेशन की जो मेथड है, वहाँ तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो मर्क्यूरी क्लोराइड वाली जो मेथड है वो हमने यूज़ कर ली, हमने मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह जो है रिमूव कर दिया। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे उसको समझते हैं। हमें इस टिश्यू को जो कि स्लाइड पर है इंक्यूबेट करना है विथ 0.1% ट्रिप्सिन एंड 0.1% कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर 1 आवर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस सॉल्यूशन का pH होता है 7.8। जो ट्रिप्सिन है उसका यूज़ होता है कि वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, ये प्रोटियोलाइसिस करता है। और कैल्शियम क्लोराइड जो होगा वो सॉल्यूशन जगह जगह से जहाँ पर भी कैल्शियम के जो बाइंडिंग साइट्स हैं, जो फॉस्फेट वगैरह है जैसे कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह, वो बनाएगा। वॉश द स्लाइड इन 0.2 MPBS थ्राइस टाइम फॉर 5 मिनट्स। तो अब हमें PBS में वॉशिंग करना है, pH 7.2 रहेगा, ऐसा हम 3 बार 5-5 मिनट के लिए वॉशिंग करेंगे। देन इसमें हम, चूँकि अब हमारा जो टिश्यू है उसमें किसी भी टाइप का बॉन्डिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स का भी एक्शन हो गया है उसके ऊपर। तो अब हमारे जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं वो ओपन हो गए हैं, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्सेस सब दिख रहे हैं सीधे, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड वगैरह जो होता है ये फॉस्फेट के साथ जो
सेल के जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसमें जो फॉस्फोलिपिड्स वगैरह हैं, उसका ब्रेकडाउन होने पर ये कैल्शियम उस फास्फोरस के साथ में बाइंड हो जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट बना लेता है। तो ऐसे करके अब हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स एक्सपोज हो गए हैं। इन इम्यून कॉम्प्लेक्सेस पर हम एंटी आईजीजी, एंटी आईजीएम, एंटी आईजीए और एंटी आईजीसी, एंटी सी थ्री ये वाले जो होते हैं इम्यून जो एंटीबॉडीज़ हैं, इसको हम डालेंगे। तो अगर मान लीजिए हमने केटल की किडनी ली है, तो केटल की किडनी के केस में हम एंटी बोवाइन आईजीजी पेरोक्सीडेज कॉन्जुगेट, एंटी बोवाइन आईजीएम पेरोक्सीडेज कॉन्जुगेट, एंटी बोवाइन आईजीए पेरोक्सी कॉन्जुगेट एंड एंटी बोवाइन C3 पेरोक्सीडेज कॉन्जुगेट का यूज़ करेंगे। तो ये वाले जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये बोवाइन में रेज नहीं होंगे, ये हमें हो सकता है रेबिड में रेज करना पड़े, और इसको हम कॉन्जुगेट कर चुके होंगे विद द पेरोक्सीडेज। ठीक है। यूज़ सेपरेट सेक्शन और स्लाइड फॉर ईच इम्यूनोग्लोबुलिन आइसोटाइप। जैसे मान लो अगर हमें आईजीजी का डिटेक्शन करना है, तो उसके लिए अलग इम्यून कॉम्प्लेक्स वाला जो स्लाइड है वो लेना होगा। आईजीएम का डिटेक्शन करना है तो उसकी स्लाइड अलग बनानी होगी। ऐसे करके अलग अलग स्लाइड्स हम बनाएंगे। वॉश द स्लाइड इन पीबीएस 3 टाइम्स फॉर 5 मिनट्स ईच। अब हर 5 मिनट में हमें पीबीएस में वॉशिंग करना होगी। तो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट डायग्राम टू रिप्रेजेंट कि इस डायग्राम में देखेंगे कि तो ये टिश्यू है, इस टिश्यू में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है, जिस पे हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली है, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली है, और इसमें एंजाइम है पेरोक्सीडेज जो कि सबस्ट्रेट के साथ कंबाइंड हुआ है और फाइनली कलर देता है। और ये जो है, इस फोटोग्राफ को देखेंगे तो इसमें जो एंटीबॉडी है ये प्राइमरी मेथड में ही बाइंडिंग इसकी टिश्यू के साथ हो रही है, और यहाँ पर ये पूरी स्टेप जो है ऊपर से लेकर नीचे तक रन कर रही है। तो सबसे पहले हमने यहाँ प्राइमरी एंटीबॉडी डाली है, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली है जो कि कॉन्जुगेटेड है, फिर इसमें सबस्ट्रेट डाला है। सबस्ट्रेट जो है कंबाइंड होकर रिएक्शन दे रहा है, कलर प्रोड्यूस करेगा। दैट इज़ द कलर जो हमारा प्रोड्यूस होगा वो होगा ब्राउन रेड कलर। और ब्राउन रेड कलर का हम जो है लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकेंगे। तो अब इसमें हम जो सबस्ट्रेट डाल रहे हैं वो है डायएमिनो बेंजीडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड, दैट इज़ DAB। ये है 0.05% इन 0.1 m ट्रिस हाइड्रोक्लोराइड बफर containing 0.01% हाइड्रोजन peroxide फॉर 10 मिनट्स एट रूम टेम्परेचर। तो इसको हमें रूम टेम्परेचर पर ही 10 मिनट्स के लिए इस सबस्ट्रेट वाले सॉल्यूशन में रखना है, जिसमें हमारा DAB है, जिसमें हमारा ट्रिस हाइड्रोक्लोराइड बफर है, और साथ में 0.01% हाइड्रोजन peroxide है। तो रिएक्शन को स्टॉप भी करना पड़ेगा, इसलिए वॉश द स्लाइड इन द रनिंग टेप वाटर फॉर 5 मिनट्स टू स्टॉप द रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। देन काउंटर स्टेन इसमें हम डालते हैं, वो होता है हिमेटॉक्सिलिन, क्योंकि जब जब टिश्यूज़ की बात आती है, टिश्यूज़ के लिए हमको काउंटर स्टेन डालना होता है हिमेटॉक्सिलिन फॉर 5 मिनट। तो हिमेटॉक्सिलिन क्या करता है, बैकग्राउंड जो होता है उसको जो है ब्लू कर देता है हिमेटॉक्सिलिन। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब वापस से हम इसका जो है डिहाइड्रेशन करेंगे। तो आप देखिए क्या करते हैं हम, असेंडिंग सीरीज ऑफ एल्कोहल, तो एल्कोहल बढ़ाते जाएंगे। वही हमने 50%, 60%, 70%, 80%। फिर इसके बाद एल्कोहल ज़ाइलिन का जो कॉम्बिनेशन है वो 1:1 का। फिर इसके बाद प्योर ज़ाइलिन, फिर उसके बाद में सेकेंड प्योर ज़ाइलिन। ऐसे करेंगे। फिर इसके बाद हम माउंट करेंगे DPX से, और अंडर इम्यूनो पेरोक्सीडेज टेक्निक जो हमने किया था, तो अंडर वही माइक्रोस्कोप में हम इसको देखेंगे। अब इंटरप्रिटेशन क्या है कि एक ऑर्डिनरी जो स्लाइड है उसको हम एक माइक्रोस्कोप में, लाइट माइक्रोस्कोप में देखते हैं, और जो प्रेजेंस ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं ग्लोमेरुलस में वो दिखाई देंगे एज ए ग्रेनुलर ब्राउन रेड कलर। और अगर ये दिखते हैं सो दैट इज़ द पॉजिटिव। और ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ग्लोमेरुलर की बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन पर मिलते हैं, एंड दैट इज़ द पॉजिटिव फॉर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। नाउ जो नेक्स्ट मेथड है वो है पेरोक्सीडेज एंटी पेरोक्सीडेज मेथड। तो इसमें क्या होता है, द पेरोक्सीडेज एंटी पेरोक्सीडेज, इसको हम पेप कहते हैं, पेप मेथड
has the same principle as indirect immunoperoxidase technique but involves 3 reagents. इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी लगेगी, सेकेंडरी एंटीबॉडी लगेगी और इसके साथ में पेरोक्सिडेज एंटी पेरोक्सिडेज कॉम्प्लेक्स लगेगा। तो इसको समझते हैं। इसमें क्या होता है कि अभी तक हमारी प्राइमरी एंटीबॉडी डालते थे हम टिश्यू के ऊपर, एंटीजन के ऊपर। प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के बाद में हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालते थे। ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो होती थी कॉन्जुगेटेड होती थी। यहाँ अभी कॉन्जुगेटेड नहीं है। इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के ऊपर हम डालेंगे पेप कॉम्प्लेक्स, और ये जो पेप कॉम्प्लेक्स है इसमें सेंटर में पेरोक्सिडेज है, ठीक है। और इस पेरोक्सिडेज में रिएक्शन होती है सबस्ट्रेट डालने पर और कलर प्रोड्यूस होता है। तो ये डिफरेंस है इस पेप मेथड में। तो यहाँ पर जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ होती हैं दे आर एंटीजन स्पेसिफिक, एंड जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती हैं दे आर केपेबल ऑफ बाइंडिंग टू बोथ प्राइमरी एंटीबॉडीज़ एंड पेप कॉम्प्लेक्स। ये पेप कॉम्प्लेक्स और प्राइमरी एंटीबॉडीज़ दोनों के साथ ही बाइंड हो जाती हैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज़, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्राइमरी एंटीबॉडी और पेप कॉम्प्लेक्स है ये दोनों सेम एनिमल स्पीशीज़ में ग्रो किए जाते हैं, ठीक है। रिपीट कर रहा हूँ, प्राइमरी एंटीबॉडीज़ और पेप कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो सेम एनिमल्स स्पीशीज़ में ही ग्रो किए जाते हैं, इसलिए सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ के साथ भी बाइंड हो जाती हैं और पेप कॉम्प्लेक्स के साथ भी बाइंड हो जाती हैं। इसका हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे तो डायग्राम में क्या होता है कि ये आप देखें जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ हैं और ये इधर पेप कॉम्प्लेक्स है, इन दोनों के साथ में ये सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड हुई है, यानी कि प्राइमरी एंटीबॉडीज़ और पेप कॉम्प्लेक्स एक ही एनिमल में जब ग्रो किए जाते हैं तब सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ दोनों से ही बाइंड होती है। तो अब कहें कि भाई पेप मेथड क्यों कर रहे हैं, तो पेप मेथड इसलिए करते हैं क्योंकि पेप मेथड इज़ मोर सेंसिटिव देन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, वो ये है कि इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अब हम प्रोसीजर के ऊपर आते हैं। द पेरोक्सिडेज एंटी पेरोक्सिडेज मेथड इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इम्यूनोपेरोक्सिडेज। द फॉलोइंग एडिशनल स्टेप्स आर रिक्वायर्ड आफ्टर स्टेप 6। तो आप 6 स्टेप्स तक देखेंगे कि हमने क्या करा है। वॉश द स्लाइड इन द रनिंग टैप वाटर फॉर 5 मिनट। हमने यहाँ पर ये वाली 6 स्टेप नहीं है, एक सेकंड में बताता हूँ। ये है 6 स्टेप, ये आपने हमने जहाँ पर पढ़ा था डिटेक्शन ऑफ एंटीजन। तो इस में हमने जो टिश्यू प्रिपरेशन पढ़ा, इसके बाद में हमने कैसे फिक्सेशन का जो मर्क्यूरी क्लोराइड वगैरह है वो रिमूव करना है, इसके बाद एंडोजिनस पेरोक्सिडेज कैसे रिमूव करना है, फिर हमने प्राइमरी एंटीबॉडीज़ डाली है, फिर एप्लीकेशन ऑफ सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। तो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ डालने तक का हमारा जो ये मेथड है ये सेम रहता है, लेकिन इसके बाद चेंज होता है। तो जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ हैं उसको डालने के बाद हमें क्या करना है, अप्लाई अनकॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी, ठीक है। सेकेंडरी एंटीबॉडी डालना है, ये अनकॉन्जुगेटेड रहती है जैसे मैंने भी आपको बताया। दैट इज़ एंटी रेबिट IgG फॉर 30 मिनट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉश द स्लाइड इन PBS 3 टाइम्स। तो आप ये देखेंगे कि ये एंटी रेबिट होती है, ओके। मतलब जो हमारी प्राइमरी और पेप कॉम्प्लेक्स है ये हमने रेबिट में ग्रो किए हुए हैं और ये एंटी रेबिट होती है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ। यानी कि जो प्राइमरी एंटीबॉडीज़ और पेप है ये दे आर ग्रोन इन रेबिट्स, और जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती हैं दे आर एंटी रेबिट एंटीबॉडीज़। तो ये अनकॉन्जुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ डालने के बाद में हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखेंगे इसको 30 मिनट्स तक के लिए। फिर इसके बाद हम PBS से 3 वॉशिंग्स करेंगे 5-5 मिनट्स के डिफरेंस में। देन फ्यू ड्रॉप्स ऑफ पेप कॉम्प्लेक्स हम डालेंगे ऑन द सेक्शन एंड इंक्यूबेट फॉर 30 मिनट्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। वॉश द स्लाइड विथ PBS 3 टाइम्स फॉर 5 मिनट। अब हमने पेप डाल दिया। पेप डालने के बाद जो इतना करने के बाद अब हम जो इम्यूनोपेरोक्सिडेज डालते थे, है ना, सबस्ट्रेट वगैरह जो डालते थे वही डालेंगे, क्योंकि पेप कॉम्प्लेक्स में हमारे पास में जो हाइड्रोक्सी पेरोक्सिडेज है, जो पेरोक्सिडेज एंटी पेरोक्सिडेज कॉम्प्लेक्स है, ये तो है ही। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो पेप कॉम्प्लेक्स है इस पेप कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी पेरोक्सिडेज एंजाइम लगा हुआ है। अब हम यहाँ पर वही DAB सबस्ट्रेट डालेंगे, सबस्ट्रेट डालेंगे, रिएक्शन देखेंगे
और इसके बाद की जो सारी प्रोसीजर है वो सेम रहेगी जैसे हम अभी तक पहले करते आ रहे थे। यानी कि वही करेंगे हम, जैसे फिर इस सबस्ट्रेट डालने के बाद रनिंग टेप वाटर में चलाएंगे। रनिंग टेप वाटर से हमारा जो एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन होगा वो स्टॉप हो जाएगा। देन हम हेमेटॉक्सिलिन ज़ाइलिन में डालेंगे, फिर एसिड अल्कोहल में डालेंगे, फिर अमोनिया वाटर में डालेंगे, फिर 70% इथेनॉल में, फिर 80% 90% मतलब वापस से डिहाइड्रेशन करेंगे। और इसके बाद ज़ाइलिन 1 में डालेंगे, फिर ज़ाइलिन 2 में डालेंगे, फिर माउंट करेंगे डीपीएक्स से। तो इस टाइप से हमारा ये पूरा मेथड होगा। और फिर फाइनली इसको हम जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इस लाइट माइक्रोस्कोप में हम देख लेंगे। तो इसमें जो टिश्यू है वो वही ब्राउन कलर का दिखेगा और इस टाइप से पूरी मेथड होती है। नाउ कम्स टू द एविडिन बायोटिन टेक्निक्स। तो एविडिन बायोटिन टेक्निक्स जो है इम्यूनोपेरोक्सिडेज वाला अभी हमने जो पढ़ा उसी मेथड पे, उसी रूल पे काम करता है। लेकिन बस ये है कि ये जो बाइंडिंग है ये बहुत सेंसिटिव होती है और बहुत स्पेसिफिक होती है। तो एविडिन बायोटिन टेक्निक जो होती है ऐसी जगह यूज़ की जाती है जहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन है बहुत कम हो। तो डिटेक्शन ऑफ अगर हमें कोई इम्यून कॉम्प्लेक्स है उसका डिटेक्शन करना है जो बहुत कम हो, या जो एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल है वो एंटीबॉडीज़ बहुत कम अगर हो, तो ऐसी कंडीशन में ही हम एविडिन बायोटिन टेक्निक का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट क्वांटिटी का डिटेक्शन कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हार्मोन्स जो होते हैं बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में होते हैं, तो इनका भी ये एस्टिमेशन कर देता है। तो ये मेथड जो होती है इसमें एविडिन जो होता है वो एग वाइट ग्लाइकोप्रोटीन है। तो एविडिन कहाँ से आया? एग वाइट ग्लाइकोप्रोटीन से आया है। और जो बायोटिन होता है वो एक विटामिन का मॉलिक्यूल है। तो ये विटामिन का मॉलिक्यूल इस ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में बाइंड इस तरीके से होता है कि एक मॉलिक्यूल ऑफ एविडिन जो होता है वो 4 अलग अलग डिफरेंट बायोटिन मॉलिक्यूल से बाइंड हो सकता है। यानी कि एक विटामिन जो होता है एविडिन से अकेला बाइंड नहीं करता, 4 विटामिन की ज़रूरत पड़ती है तब जाके वो एविडिन के मॉलिक्यूल से बाइंड होते हैं। ऐसा हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है वो लार्ज मॉलिक्यूल होता है। तो लार्ज मॉलिक्यूल के प्रोटीन से बाइंड होने के लिए विटामिन्स ज़्यादा लगने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बायोटिन लेबल्ड होती हैं। तो ये जो बायोटिन है यानी विटामिन से इसकी सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ की लेबलिंग कराई जाती है। और जो एविडिन होता है, ये एविडिन जो होता है ये इसमें एविडिन इज़ लेबल्ड विथ पेरोक्सिडेज, है ना। एविडिन किससे लेबल्ड होता है? पेरोक्सिडेज से लेबल्ड होता है। तो ये एक मेथड यूज़ की जाती है। दूसरी मेथड यूज़ की जाती है एविडिन बायोटिन मेथड। तो एविडिन बायोटिन का एक मेथड है, इसको हम ब्रिज मेथड कहते हैं, ब्रिज एविडिन बायोटिन मेथड। तो ऐसे हम यहाँ पर एक्चुअल में 3 मेथड्स पढ़ेंगे, है ना। एविडिन एविडिन बायोटिन मेथड की 3 मेथड हम पढ़ेंगे। तो पहली मेथड होती है एंजाइम लेबल्ड एविडिन बायोटिन मेथड पढ़ेंगे। दूसरी होती है ब्रिज्ड एविडिन बायोटिन मेथड होती है। और इसके बाद जो तीसरी होती है वो होती है एविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स एसे। तो ऐसे हम जो है 3 अलग अलग मेथड्स इसमें स्टडी करेंगे। इस एविडिन बायोटिन टेक्निक का जो यूज़ है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, फॉर द डिटेक्शन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल के लिए किया जाता है। ओके, तो अब हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। पहला है एंजाइम लेबल्ड एविडिन बायोटिन मेथड। तो अब हम समझेंगे एंजाइम लेबल्ड एविडिन बायोटिन मेथड। तो इसमें हमने अभी तक जो पेरोक्सिडेज की टेक्निक पढ़ी है वैसी ही टेक्निक होती है, बस इसमें जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती हैं विच इज़ कॉन्जुगेटेड विथ उसको हम कहते हैं बायोटिनाइलेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। और जो एविडिन होता है वो एविडिन सबस पेरोक्सिडेज के साथ में कॉन्जुगेटेड होता है। मतलब आप समझें कि हमें यहाँ पर रिएक्शन नहीं करवाना है, हमें यहाँ पर ये करना है कि बायोटिन जो होता है वो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ के साथ बाउंड है और बायोटिन जो होता है वो एविडिन के साथ बाइंडिंग रखता है।
और एविडीन में आ गया पेरोक्सीडेज। अब इस पेरोक्सीडेज के बाद में हम इस पर डालेंगे कॉन्जुगेट और फिर हम रिएक्शन करवाएंगे, है ना। कॉन्जुगेट नहीं, सॉरी, इस पर हम डालेंगे सबस्ट्रेट और फिर इसके बाद हम रिएक्शन करवाएंगे। तो इसको मैं आपको डायग्रामेटिकली बताता हूँ। इसकी स्टेप्स से समझ लेते हैं कि अभी तक 5th स्टेप तक तो सब कुछ सेम रहता है, यानी कि हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाल दी। अब जो सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो है बायोटिनाइलेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी फॉर 1 आवर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम 1 आवर के लिए डालेंगे। आफ्टर दैट वॉश द स्लाइड विथ PBS 3 times फॉर 5 minutes ईच। Then place the Avidin peroxidase conjugate on the section for 1 hour at 37 degree centigrade and wash the slide thrice in PBS। और इसके बाद वापस से हम 7th स्टेप से कंटिन्यू करेंगे जैसे हमने इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक में कंटिन्यू किया था। अब इसके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने स्लाइड पर फिक्स किया टिश्यू फिक्सेशन जैसे हम पहले करते आ रहे थे वैसे ही किया। इसमें हमने डाली प्राइमरी एंटीबॉडीज़, फिर इस पर हमने डाली सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ बायोटिनाइलेटेड होती है। फिर इसके बाद हमने इस बायोटिनाइलेटेड एंटीबॉडीज़ के ऊपर डाला एविडीन, और ये एविडीन कॉन्जुगेटेड है पेरोक्सीडेज से, ये पेरोक्सीडेज है दोनों। फिर इसके बाद हमने इस पर डाला सबस्ट्रेट। तो ये जो सबस्ट्रेट है वो पेरोक्सीडेज के साथ में रिएक्शन करेगा, ठीक है। और ये जो सबस्ट्रेट होता है ये यहाँ पर भी DAB ही रहेगा, DAB, जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि हमने अब एंजाइम कौन सा यूज़ किया है, पेरोक्सीडेज यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पर DAB रहेगा। तो इस मेथड से हम वही कलर प्रोड्यूस होगा। और ये जो बाइंडिंग है ये बहुत स्पेसिफिक होती है, एविडिन की और बायोटिन के साथ जो बाइंडिंग होती है बहुत स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अब हम दूसरी मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो जो दूसरी मेथड है वो है ब्रिज्ड एविडीन बायोटिन मेथड। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रिज बनाएंगे, मतलब क्रॉस लिंकिंग करेंगे एविडीन और बायोटिन में। तो ये कैसे करेंगे इसको हम पहले इन फोटोग्राफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझ लेते हैं। कि सबसे पहले हमने एंटीजन डाला, एंटीजन जो है टिश्यू वगैरह है, इस पर हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, प्राइमरी एंटीबॉडी के ऊपर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली। सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो होती है वो बायोटिनाइलेटेड होती है, ये तो हमको पता है। इसके बाद हमने इस पर डाली एविडीन, तो एविडीन की बाइंडिंग जो है इस बायोटिन से हो जाएगी। इसके बाद ये जो एविडीन है इस पर हमने फिर से बायोटिन डाला, और जो बायोटिन था वो एंजाइम लेबल्ड था, यानी अब इस पर पेरोक्सीडेज लगा हुआ है, ठीक है। अब जब हम इस पर सबस्ट्रेट डालेंगे तब सोचो ये कितना कलर देगा, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए 6 जगह से ये कलर दे रहा है सबस्ट्रेट और एंजाइम के रिएक्शन से, जबकि पहले वाला जो था वो 4 जगह से कलर दे रहा था। यानी कि इसमें माइन्यूट बाइंडिंग होते ही बहुत ज़्यादा कलर प्रोड्यूस होगा और इजीली डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये मेथड जो है बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हुई, ब्रिज मेथड, है ना, रेदर देन कौन सी एंजाइम लेबल्ड मेथड से। तो इसलिए इस मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसको हम पढ़ते हैं। तो ब्रिज्ड एविडीन बायोटिन मेथड में क्या होता है, द बायोटिन लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी इज अप्लाइड एज अबाव ऑन द स्लाइड, वॉश 3 times इन PBS। हमने सबसे पहले बायोटिन डाला जिसमें मैंने आपको बताया था, देन अप्लाई एविडीन 10 mg/ml in PBS on the section for 15 minutes at 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉश 3 times in PBS। तो अब हम इस पर क्या करेंगे, 10 mg/ml के हिसाब से PBS में एविडिन डालेंगे। तो ये देखिए हमने वापस से जो है यहाँ ये सबसे पहले तो बायोटिनाइलेटेड बनाया, फिर ये एविडिन डाला, तो ये एविडिन यहाँ डल गया, देखिए ये एविडिन आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अप्लाई बायोटिन लेबल्ड विथ peroxidase ऑन सेक्शन फॉर 1 hour एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉश 3 times इन PBS। अब हमने यहाँ पर वापस से ये जो है ये बायोटिन डाला है जो कि ऑलरेडी एंजाइम लिंक्ड होता है ये बायोटिन, तो ये यहाँ से ऐसे बाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है। देन फॉलो फ्रॉम 7th स्टेप ऑनवर्ड एंड एज डिस्क्राइब्ड इन इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक। तो जो हमने इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक में पढ़ा था अब उसी चीज़ को आगे फॉलो करेंगे। तो फॉलो क्या करना है ये भी आपको बता देता हूँ कि हमने अब इसके अंदर वही DAB डाला, DAB डालने के बाद रनिंग टेप वाटर में हम रिएक्शन को रोकेंगे, फिर हेमेटॉक्सिलिन डालेंगे, फिर इसके बाद में डिप इन एसिड एल्कोहल, फिर डिप इन अमोनिया वाटर, फिर 70% इथेनॉल, फिर इसके बाद 80% इथेनॉल, फिर इसके बाद 90% 95% इथेनॉल, एब्सोल्यूट इथेनॉल,
यहाँ से हम डिहाइड्रेशन कर रहे हैं पूरा। फिर इथेनॉल और ज़ाइलिन कॉम्बिनेशन, फिर ज़ाइलिन में रखेंगे फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर हम डीपीएक्स से माउंट कर लेंगे। तो ये है पूरी मेथड। आपको अब इस अगर एविडीन बायोटीन का एक फ्लो डायग्राम भी देखना हो तो आप यहाँ से इसको देख के इजीली समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसमें जो लास्ट थर्ड स्टेप है वो है एविडीन बायोटीन कॉम्प्लेक्स ऐसे, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये लास्ट थर्ड मेथड है। इसमें क्या करते हैं, एविडीन बायोटीन कॉम्प्लेक्स जो है एक साथ पहले ही बना लेते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं कि जैसे ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी डाली, फिर सेकेंडरी एंटीबॉडी डाली। सेकेंडरी एंटीबॉडी में पहले से ही जो था एविडीन, ये बायोटीन कॉन्जुगेटेड था, और फिर इसमें हमने अलग से एविडीन डाला। फिर एविडीन डालने के बाद में हमने वापस से बायोटीन डाला, और इस बायोटीन में पहले जो था एंजाइम कॉन्जुगेटेड था। तो आप सोचो कि हमने कितना टाइम कंज्यूम कर लिया इसी चीज़ में। इससे अच्छा ये है कि क्या हम इसका पहले से ही कॉम्प्लेक्स बना के नहीं रख सकते। तो ये मेथड यूज़ करी है, पहले से ही कॉम्प्लेक्स इसमें बना लिया गया है। एविडीन बायोटीन कॉम्प्लेक्स ये पहले से ही बना लिया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जैसे हमने प्राइमरी एंटीबॉडी डाल दी, इसके बाद हम जो है इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी भी डाल देंगे। सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने के बाद में जो एविडीन बायोटीन पेरोक्सिडेज कॉम्प्लेक्स होता है वो पहले से ही तैयार है हमारे पास में। तो अब उसको भी डालेंगे। तो ये देखिए, ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमने एविडीन, और ये कौन सा है, ये बायोटीन, और इस पे जुड़ा हुआ है एंजाइम, ये कॉम्प्लेक्स ही है पूरा। ये कॉम्प्लेक्स अब हम बाद में डालेंगे। तो इसको डालने के लिए हम क्या तैयार करेंगे, 5 माइक्रोग्राम एविडीन और 2 माइक्रोग्राम बायोटीन। क्योंकि आपको पता है बायोटीन जो होता है वो एक विटामिन है, और एविडीन जो है वो एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एक वाइट ग्लाइकोप्रोटीन है। तो ये हम इसका एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। क्योंकि दूसरा ये भी है कि बायोटीन ऑलरेडी जो है हमारे यहाँ पर इसमें लेबल्ड है, तो इसलिए बायोटीन हम कम लेंगे। और इसका जो कॉन्जुगेशन होगा, इस वाले सॉल्यूशन को हम 1 आवर के लिए डालेंगे 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इसके बाद ये सॉल्यूशन बनाया हुआ होता है 1 mPbS में, और इसमें कॉन्जुगेशन होता है पेरोक्सिडेज का, एंजाइम का पहले से ही। ये pH होता है इसका 7.2 1 ml PBS का। फिर इसकी हम 3 टाइम्स PBS से वॉशिंग करेंगे, और इसके बाद अब हम जो 7th स्टेप है उसको आगे फॉलो करेंगे। तो 7th स्टेप क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप देखें 7th स्टेप से मतलब हमने अब इसमें क्या करा, सबस्ट्रेट डाला। सबस्ट्रेट डालने के बाद में हम रनिंग टैप वाटर में रन करेंगे, फिर वही हेमेटॉक्सिलिन 5 मिनट के लिए डालेंगे, फिर एल्कोहल, एसिड एल्कोहल में डिप करेंगे, फिर हम अमोनिया वाटर में डिप करेंगे, फिर 70% इथेनॉल में 5 मिनट के लिए, फिर 80% 90%, फिर एब्सोल्यूट इथेनॉल 5 मिनट के लिए, फिर जाइलाजिन एब्सोल्यूट एल्कोहल इथेनॉल में 5 मिनट के लिए, फिर जाइलाजिन में 15 मिनट के लिए, फिर जाइलाजिन सेकेंड में हम 15 मिनट के लिए डालेंगे, फिर हम डीपीएक्स से माउंटिंग कर लेंगे। तो ये जो एविडीन बायोटीन की जो टेक्निक्स हैं मैं आपको बताई, दे आर मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट रिसेंट डेवलप्ड टेक्निक। इम्यूनोपेरोक्सिडेज से भी ज़्यादा यूज़ इसका किया जाता है। तो इम्यूनोपेरोक्सिडेज की ही ये टेक्निक है, मतलब आप इसमें ही इसको काउंट करें। एविडीन बायोटीन टेक्निक इज़ द बेस्ट टेक्निक ऑफ इम्यूनोपेरोक्सिडेज टेक्निक या इम्यूनोपेरोक्सिडेज स्टेनिंग। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की। तो इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है कि जब हमें लेटेंट वायरस के इन्फेक्शन को डिटेक्ट करना हो या फिर ट्यूमर वायरसेस को डिटेक्ट करना हो, तो इस टाइप की मेथड यूज़ की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो वायरस होते हैं वो कहीं ना कहीं एज ए प्रो वायरस, जैसे कि हमने देखा है रेट्रो वायरसेस वगैरह जो होते हैं, एज ए प्रो वायरस बाइंड हो जाते हैं क्रोमोसोम ऑफ होस्ट से, तो दे आर नॉट डिटेक्टेबल, है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्यूमर वायरसेस जो होते हैं या फिर लेटेंट इन्फेक्शन किसका होता है, हर्पीस वायरसेस का होता है, पता ही नहीं चलता कि वायरस है और वो लेटेंटली काफ़ी टाइम तक उसमें रहता है। ट्यूमर वायरसेस जो होते हैं जैसे रेट्रो वायरसेस काफ़ी टाइम तक अंदर रहता है। तो यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया जाता है इन सिटू। इन सिटू का मतलब क्या होता है, इन सिटू इज़ अप्लाइड व्हेन द न्यूक्लिक एसिड प्रोब
आर यूज्ड फॉर होल सेल और सेक्शन ऑफ टिश्यू। मतलब एक बहुत बड़े टिश्यू में छोटे से वायरस के डीएनए को या आरएनए को डिटेक्ट करना हो, तो इस में हम जब प्रोब यूज़ कर रहे हैं और वो प्रोब बाइंड होता है उस डीएनए से या आरएनए से, तो इस टेक्निक को हम इन सिटू कहते हैं। मतलब एक समुद्र में जाकर के एक छोटी सी बूंद को ढूंढने के बराबर या एक छोटी सी सीप को ढूंढने के बराबर ये काम यहाँ होता है, इसलिए इसको हम इन सिटू कहते हैं, है ना। वैसे मैंने एक जगह कहीं पर पढ़ा है फिश, FISH, तो फिश भी आप सर्च करेंगे आपको मिलेगा। मैंने जो फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी का एक चैप्टर इसमें बनाया है, रिसेंट एडवांसेस इन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, उसमें भी आप पढ़ेंगे तो आपको फिश मिलेगा। इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन भी उसमें आपको मिलेगा। तो इसमें क्या करते हैं, टेक्निक समझते हैं थोड़ा सा। इसमें एक प्रोब तैयार करते हैं, वो प्रोब होता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इसको हम बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री डीएनए या आरएनए प्रोब। इसको हम कहते हैं cDNA या cRNA। ये कम्प्लीमेंट्री किसका होता है, उस पर्टिकुलर वायरस के जीनोम का, डीएनए का या आरएनए का। और ये जो है वायरस इंट्रासेलुलरली प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ ये प्रोब जो होता है बाइंड हो जाता है। और बाइंड होकर के हमें मतलब इस प्रोब में क्या जुड़ा होना चाहिए, या तो प्रोब में रेडियो आइसोटोप जोड़ देते हैं, तो रेडियो आइसोटोप जोड़ते हैं तो ये एक्सरे फिल्म के ऊपर हमें बैंड दे देता है। और या फिर इस पे जोड़ते हैं हम बायोटीन, तो ये बायोटीन क्या करता है, एविडीन के साथ बाइंडिंग करता है और हमें कलर दे देता है। तो ये मेथड होती हैं प्रोब में, हम इन दो चीज़ों को ऐड करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो प्रोब है वो बनाते कैसे हैं। तो प्रोब बनाने की जो मेथड है उसके लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लिक एसिड इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं, इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन में डीनेचुरेशन करते हैं सबसे पहले ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, एंड देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंडेड यूजिंग आइदर हीट से हम डीनेचुरेशन करते हैं या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं, एंड हाइब्रिडाइजेशन विद द प्रोब। तो ये जो प्रोब होता है इसको हम तब ही हाइब्रिडाइज कर पाते हैं जब हमारा जो डीएनए है या जो आरएनए है तो सिंगल स्ट्रैंडेड ही रहेगा, लेकिन अगर डीएनए है तो उसका हम हीट से या सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसका हम डीनेचुरेशन करेंगे। तो यहाँ मैं प्रोब बनाने की मेथड नहीं बता रहा था, यहाँ मैं बता रहा था आपको कि हाउ टू हाइब्रिडाइज आवर प्रोब टू न्यूक्लिक एसिड। तो ये यहाँ पर इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अब प्रोब बनाने की मेथड यहाँ पर है, द लेबलिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रोब विथ द रेडियो आइसोटोप कैन बी अचीव्ड बाय निक ट्रांसलोकेशन मेथड। तो निक ट्रांसलोकेशन मेथड से जो प्रोब होता है हमारा, उस प्रोब में जैसे ये प्रोब है और इसमें ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो यहाँ प्रोब पे हम एक रेडियो आइसोटोप लगा देते हैं और या फिर जो है बायोटिन लगा देते हैं। तो ये रेडियो आइसोटोप्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे हम यहाँ पर ट्राइटियम का यूज़ कर सकते हैं। आयोडीन जो होता है, यहाँ पे लिखा है आयोडीन 125 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर सल्फ़र 33 का यूज़ 35 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम फास्फोरस 32 का यूज़ कर सकते हैं। तो सो दीज आइसोटोप्स आर यूज्ड। और अगर हम बायोटीन की बात करें तो बायोटीन के साथ में हम एविडीन का एंजाइम कॉन्जुगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जो बायोटीन होता है, जैसे प्रोब है, इस प्रोब में यहाँ पर बायोटीन लगा हुआ है और जो एंजाइम है ये एविडीन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, एंजाइम जो होता है वो एविडीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो एंजाइम दैट इज़ कॉन्जुगेटेड विथ एविडीन या एविडीन दैट इज़ कॉन्जुगेटेड विद एंजाइम, और बायोटीन दैट इज़ लेबल्ड ऑन प्रोब, दैट इज़ लेबल्ड ऑन प्रोब। तो इस टाइप से हम ये मेथड यूज़ करते हैं। अब जब ये एंजाइम इसके साथ बाइंड हो जाता है, तब हम इसके ऊपर एक सबस्ट्रेट डालते हैं, और वो सबस्ट्रेट जो होता है वो यहाँ पर, जैसे अगर एंजाइम हमारा मान लीजिए पेरोक्सीडेज है, तो यहाँ हमारा जो सबस्ट्रेट होता है वो DAB होता है, और ये आपस में बाइंड करते हैं और ये प्रोड्यूस करते हैं कलर, है ना। वही कलर होता है ये रेड ब्राउन कलर।
ठीक है। तो इस टाइप से बायोटीन आइलेटेड प्रोब का हम कलर चेक करते हैं, लेकिन जो अगर हमारे पास में ऐसे प्रोब हैं जिसमें रेडियो आइसोटोप्स लगे हैं तो उसको हम ऑटो रेडियोग्राफी से देखते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि जो ये न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस होते हैं, इसको जब हम जेल में रन करते हैं तो इसके बैंड्स बन जाते हैं। फिर उस जेल को हम एक एक्सरे की फिल्म के ऊपर रख देते हैं। तो एक्सरे की फिल्म 8 या 10 दिन लगाती है और एक्सरे फिल्म पर जो है उस बैंड्स के जो टेम्परेरी मतलब उसमें बैंड्स बनना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें रेडियो आइसोटोप से हैं प्रोब में, तो एक्सरे फिल्म पर जो बैंड्स बनते हैं वो परमानेंट हो जाते हैं और इसी मेथड को हम ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। और या फिर हम जो बायोटिन रिलेटेड प्रोब होते हैं उसको लाइट माइक्रोस्कोप से कलर को देख सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से कलर को देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसीजर क्या है। अब हम इसकी प्रोसीजर समझते हैं। प्रोसीजर में क्या करना होता है कि इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक स्मेयर ऑफ सेल कल्चर या फिर टिश्यू इम्प्रेशन और टिश्यू सेक्शन आर रिक्वायर्ड। तो या तो सेल कल्चर हम बनाएंगे या फिर सेल कल्चर की जगह हम जो भी टिश्यू इन्फेक्टेड हुआ है जिसमें ट्यूमर है, तो ऐसा कोई टिश्यू जो होता है उसका हम इम्प्रेशन ले लेंगे या फिर टिश्यू का सेक्शन ले लेंगे, है ना। तो इम्प्रेशन स्मेयर भी हमें बनाना आता है या फिर हम सीधा टिश्यू का सेक्शन ले लेंगे। द सेल स्मेयर और टिश्यू इम्प्रेशन आर फिक्स्ड विथ इथेनॉल एसिटिक एसिड। तो इथेनॉल रहता है 3 और एसिटिक एसिड रहता है 1, यानी 3 गुना इथेनॉल लेकर के एसिटिक एसिड 1 गुना हम लेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। 3 ml इथेनॉल ले लिया तो 1 ml जो है एसिटिक एसिड ले लिया और इसमें हम फिक्सेशन करेंगे फॉर 5 to 10 minutes, which also eliminates the interference of some basic proteins। तो जो प्रोटीन्स होते हैं ना वो एसिटिक एसिड में फिक्स हो जाते हैं, ये आपको पता है। ये हमने एक टेक्निक भी पढ़ी है जिसको हम एसडीएस पेज कहते हैं अभी। तो उस एसडीएस पेज में भी हम कॉमर्सी ग्लू से स्टेनिंग करते थे प्रोटीन की, तो वहाँ पर भी हम एसिटिक एसिड में ही फिक्सेशन करते थे। तो either the smear of the cell or tissue impressions are dipped into 0.4% agarose at the 60 degree centigrade, or the slide are pre-coated with gelatin and chrome alum in order to prevent the detachment of the cell from the slide। तो अब सबसे पहले क्या करना रहेगा कि ये फिक्सेशन हो गया। अब फिक्सेशन होने के बाद स्लाइड से हमारी सेल रिमूव ना हो, तो रिमूव नहीं होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0.4% एग्रोस के साथ में डिपिंग कर दें। तो उससे क्या होगा, एक कोटिंग तैयार हो जाएगी जिससे कि हमारी सेल वहाँ से हटेगी नहीं। और या फिर स्लाइड पर हम प्री कोटिंग कर दें जिलेटिन की एंड क्रोम एलम की। तो इसकी प्री कोटिंग करने पर क्या होगा, जो हमारी सेल्स हैं जो हम स्लाइड पे रखे हुए हैं, हमारा टिश्यू इम्प्रेशन है या फिर हमारा जो टिश्यू सेक्शन है या सेल कल्चर है, वो डिटैच नहीं होगी। फॉर सेक्शन द टिश्यूज आर फिक्स्ड इन 10% बफर्ड फॉर्मेलिन एंड प्रोसेस्ड सिमिलर टू द मेथड यूज्ड इन द हिस्टोपैथोलॉजी। तो अब हमारी जो टिश्यू है उसको हम हिस्टोपैथोलॉजिकल टेक्निक से जैसे हम प्रोसेस करते हैं वैसे ही प्रोसेस करेंगे और एम्बेडेड वगैरह जो है पैराफिन में हम डाल देंगे। पैराफिन से निकालेंगे, निकाल के हम स्लाइड पे लेंगे। स्लाइड से लेने के बाद हम इसको जो है फिक्सेशन करेंगे इथेनॉल एसिटिक एसिड से। अब स्लाइड पे आ गया हमारा और फिक्स भी हो गया। अब क्या करना है, ब्रीफली द टिश्यू सेक्शन इन द वाटर आफ्टर रिमूवल ऑफ द पैराफिन। तो अब हमें पैराफिन निकालना है। तो पैराफिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो स्लाइड होती है उसको हल्की सी हीटिंग करेंगे तो पैराफिन निकल जाएगी। अब इसके बाद इसका हाइड्रेशन करेंगे। तो हिस्टोपैथोलॉजी में भी हम जब बाद में हेमेटॉक्सिलिन ईओसिन मिथिलिन ब्लू वगैरह जो डालते हैं हेमेटॉक्सिलिन और ईओसिन, तो उसमें हम हाइड्रेशन करते हैं। तो हाइड्रेशन करने के लिए क्या है, हाइड्रेशन करने की जो टेक्निक है वो हम करते हैं जो मैंने पहले बताई है। अब यहाँ पर इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, इसी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्लीन द स्लाइड एंड रिमूव द आर्टिफैक्ट्स। द स्टेप रिक्वायर फॉर हाइब्रिडाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर एज फॉलोज। तो ये हाइड्रेशन होने के बाद में ये स्टेप्स फॉलो होती हैं जिसको हम यहाँ पढ़ रहे हैं।
तो आप हाइड्रेशन को पहले भी इस वीडियो को जो है आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने हाइड्रेशन कैसे होता है इसके बारे में बताया है। अब हम क्या करेंगे, प्रोब जो रहता है हमारा न्यूक्लिक एसिड रहता है, तो इस पे हम कैसे डालेंगे वो सब समझते हैं। तो प्लेस द स्लाइड इन द 0.07 N NaOH फॉर 2 मिनट्स फॉर डीनेचुरेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट इन द सेल। तो डीनेचुरेशन के लिए न्यूक्लिक एसिड का हम NaOH यूज़ करते हैं। देन वॉश द स्लाइड इन 70% इथेनॉल ट्वाइस फॉर 5 मिनट। देन रिंस इन 95% इथेनॉल फॉलोड बाय एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर 5 मिनट। मतलब हमने इसको वापस से जो है डिहाइड्रेट कर दिया। इसके बाद अप्लाई रेडियो लेबल्ड और बायोटिनाइलेटेड प्रोब इन 0.1 ml ऑफ 2x SSC, यानी कि 0.15 m NaCl प्लस 0.015 m ट्राई सोडियम साइट्रेट। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हमारा प्रोब डालेंगे, और प्रोब जो रहता है वो किस में रहता है, 0.1 ml ऑफ 2% या 2x SSC में रहता है। NaCl और ट्रिस सोडियम साइट्रेट में हमारा प्रोब रहता है, उसको डालेंगे। फिर इसके ऊपर हम कवर स्लिप डालेंगे और ऑन द सेक्शन और स्मेल जेंटली। तो इस पर अच्छे से कवर स्लिप डालेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, कीप स्लाइड इन द चेम्बर वेट विथ 6x SSC फॉर 24 आवर्स एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम वापस से इसमें SSC डालेंगे। अब आप देखिए कि इस SSC के अंदर हमारा जो है प्रोब नहीं है, प्रोब हम पहली बार में डाल चुके हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप आती है, वो है वॉश इट इन 2x SSC 3 टाइम्स ऑफ 5 मिनट। अब हम वापस से एक दिन के बाद वापस आएंगे 24 आवर्स के बाद में, तो 2x SSC में डालेंगे। मतलब देखिए आपने कि हमने पहले बढ़ते क्रम में 2x से हम 6x पे आए, 6x से वापस से हम 2x SSC पर आए। तो 5 मिनट्स के लिए रखेंगे। देन ट्रीट इट विथ 20 माइक्रोग्राम पर ml RNase फॉर 30 मिनट्स एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो RNA जितना भी होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। RNA जितना भी होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, सिर्फ DNA जो है वो बचेगा, या फिर ऐसा प्रोब बचेगा, मतलब वही सिर्फ बचेगा जिसका हमारे जो है प्रोब का जिससे हाइब्रिडाइजेशन हो चुका है वो डबल स्टैंडर्ड ही बचेगा, और रेस्ट ऑफ जो होगा वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। अब हम रेडियो लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो इसमें आगे क्या प्रोसेस है, इसमें यह है, वॉश द स्लाइड इन 70% अल्कोहल इथेनॉल, देन 2 चेंजेस ऑफ 5 मिनट ईच। तो हमें 70% इथेनॉल में 2 बार डालना है 5-5 मिनट के लिए, फॉलोड बाय 95% इथेनॉल फॉर 10 मिनट्स एंड एब्सोल्यूट इथेनॉल फॉर 3 चेंजेस ऑफ 5 मिनट। तो अब हम मतलब डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, तो डिहाइड्रेशन यहाँ हो गया। ड्राई द स्लाइड एंड ऑब्जर्व द हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो हम इसके ऊपर एक्सरे की फिल्म रख देंगे। अब तो फिल्म पर जो है अगर फिल्म पर आता है कुछ तो हम समझेंगे कि हमारा पॉजिटिव है, मतलब उसमें कोई वायरस है स्लाइड के अंदर, और अगर नेगेटिव है तो स्लाइड में कोई भी वायरस नहीं है। अब अगर बात करते हैं बायोटिनाइलेटेड प्रोब की, तो इसमें क्या करेंगे, वॉश द स्लाइड इन 2x SSC फॉर 5 मिनट्स, देन अप्लाई एविडिन टेक्ड विथ peroxidase conjugate in optimal dilution on smear and section for 1 hour एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड इन ह्यूमिड चैम्बर। तो हमारे इस प्रोब में क्या है, जैसे बाइंडिंग हो गई है ना। बाइंडिंग होने के बाद यहाँ पर जो है बायोटिन लगा हुआ है, तो इसमें अब हम क्या डालेंगे, एविडिन डालेंगे। ओके, और एविडिन किसके साथ जुड़ा हुआ है, एविडिन एंजाइम के साथ जुड़ा हुआ है। अब क्या होगा, वॉच द स्लाइड इन PBS ट्विन, यहाँ PBS ट्विन आ गया देखो आप, फॉर 15 मिनट्स 3 चेंजेस ऑफ 5 मिनट ईच। देन अप्लाई 0.5%, यहाँ हम DAB डाई एमिनो बेंजिडीन टेट्राहाइड्रोक्लोराइड वही सबस्ट्रेट जो है वो डालेंगे, कंटेनिंग 0.01% हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन साइट्रेट बफर फॉर 5 मिनट। तो यहाँ पर हम सबस्ट्रेट डाल देंगे, तो एंजाइम सबस्ट्रेट का रिएक्शन होगा। वॉच द स्लाइड PBS फॉर 5 मिनट। अब इस रिएक्शन को रोकना है तो हमने PBS का यूज़ किया यहाँ पे। डिहाइड्रेट बाय प्लेसिंग 70%, 95% एंड एब्सोल्यूट अल्कोहल फॉर 5 मिनट ईच
क्लियर इन ज़ाइलिन, फिर हम ज़ाइलिन से क्लियर करते हैं ताकि कोई भी डेब्रिस वगैरह ना रहे। ज़ाइलिन में भी हम 2 बार अलग अलग ज़ाइलिन 1 और ज़ाइलिन 2 का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद हम माउंट करेंगे विद द DPX। हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DPX का दूसरा नाम भी है, उसका दूसरा नाम होता है कनाडा बाल्सम। या तो आप DPX से माउंटिंग करते हैं या फिर कनाडा बाल्सम से माउंटिंग करते हैं। इसके बाद हम एग्जामिन करते हैं स्लाइड्स अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप फॉर द हाइब्रिडाइजेशन विच इज़ विजुलाइज एज ब्राउन डॉट्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एविडिन बायोटिन का जो कॉम्बिनेशन हुआ और एंजाइम सबस्ट्रेट का जो रिएक्शन हुआ उससे ब्राउन कलर बनेगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसीजर है। तो ये पूरी जो प्रोसीजर है ये थी हमारी इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन की। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें ऐसे वायरसेस का हम डिटेक्शन करते हैं जो कि साइटोपैथिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस नहीं करते। मतलब हमें सेल कल्चर में पता भी नहीं चलता कि कोई वायरस है, या नॉर्मली भी साइटोपैथिक इफेक्ट ह्यूमन बॉडी में या किसी भी होस्ट में प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे वायरसेस हैं जैसे रेट्रो वायरसेस हैं, या फिर कुछ पार्वो वायरसेस हैं। तो रेट्रो वायरसेस जो ट्यूमर कॉजिंग होते हैं वो काफ़ी लेटेंट कंडीशन में काफ़ी टाइम तक रहते हैं बॉडी में और पता भी नहीं चलता। ऐसे ही जो पार्वो वायरसेस होते हैं वो एज ए एपिसोमल DNA बना करके होस्ट सेल में रहते हैं और उसके बारे में पता भी नहीं चलता। तो इसके अलावा ये जो प्रोब हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि इन प्रोब्स का डिज़ाइनिंग किया जाता है इनके हाईली कंजर्व्ड जीन्स के बेसिस पे। जो भी वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं वो हाईली कंजर्व्ड और हाईली स्पेसिफिक वायरस के जीन्स होते हैं, और ऐसे ही इनके प्रोब्स को बनाया जाता है। इसके बाद ये देखा गया है कि ऐसे वायरसेस को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं और आइसोलेट कर सकते हैं जिनका नॉर्मली जो कल्टिवेबल नहीं है, जिनको कल्चर नहीं किया जा सकता। तो जिन वायरसेस का कल्चर नहीं किया जा सकता ऐसे वायरसेस को भी हम देख सकते हैं कि ये वायरस प्रेजेंट है या नहीं है। या ऐसे वायरसेस का भी हम डिटेक्शन कर सकते हैं जिसकी बहुत स्लो ग्रोथ होती है या जो बहुत डेंजरस होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हमने रेट्रो वायरसेस की बात करी, ये बहुत डेंजरस होते हैं, बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं, इसलिए इनके बारे में हम जो है लैब में इनको कल्चर करने में बहुत टाइम लग जाता है। और अगर केवल डिटेक्शन ही करना है तो इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से हम डिटेक्शन कर सकते हैं। यहाँ ये जो इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक है ये बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही स्पेसिफिक है, और ये रूटीन डायग्नोसिस में काम नहीं आती। ये जो होती है जो कन्फाइंड रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च लेबोरेटरीज़ हैं, वहीं पर इन्हें जो है इससे डायग्नोसिस किया जाता है और रिसर्च पर्पस में इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑथर है इन्होंने ये बताया है कि ये इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको करना भी है तो इसके लिए बहुत लिटरेचर, रिलेवेंट लिटरेचर पढ़ के, और उसके बाद स्पेशली जो शॉर्ट लेंथ न्यूक्लिक एसिड प्रोब अगर बनाना हो तो उसको बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा केयर के साथ में इस मेथड को करना होता है, ऐसा ऑथर ने कहा है। साथ में जो हम लेबलिंग करते हैं प्रोब की, एविडिन बायोटिन वाली जो लेबलिंग होती है ना, बायोटिन रिलेटेड जो लेबल होता है उसको लगाना भी बड़ा मुश्किल है। वो भी ऑथर ने कहा है कि ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है और बहुत ही केयरिंग के साथ इसको करना पड़ता है। और ऐसा भी ऑथर ने लिखा है कि बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज़ के जो प्रोब्स होते हैं वो भी कमर्शियली अवेलेबल हैं। तो बहुत सारी नहीं कहूँगा मैं, यहाँ कहूँगा सम इन्फेक्शियस डिसीज़ के जो प्रोब्स होते हैं वो अवेलेबल हैं। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूट हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक, और हमने इस के अंदर जो कवर किया है वो ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। एलर्जी टेस्ट कवर किया है, डबल इंट्राडर्मल टेस्ट, कंपेरेटिव टेस्ट, मेलिन टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट जो कि डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड से होता है, देन इम्यूनोपेरोक्सीडेज टेक्निक जिसमें डिटेक्शन ऑफ एंटीजन, डिटेक्शन ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, देन डिटेक्शन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स। फिर हमने पढ़ा पेरोक्सीडेज, एंटी पेरोक्सीडेज मेथड जो कि पैप मेथड है, इसको भी हमने स्टडी किया। फिर एविडिन बायोटिन टेक्निक से भी हम 3 मेथड्स इसमें भी पढ़ी है हमने। एंजाइम लेबल्ड एविडिन बायोटिन मेथड पढ़ी है, फिर ब्रिज एविडिन बायोटिन मेथड पढ़ी है, फिर एविडिन बायोटिन कॉम्प्लेक्स ऐसे पढ़ा है, और लास्ट में हमने स्टडी किया है इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। तो दिस ऑल आर कम्स अंडर द immunopathological techniques. This topic is very important, very useful
for all students. Hope you are enjoying this topic and it may be helpful for your study purpose. So thanks for watching this video. Thanks.